Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IJKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. अब जैसे कि आपको पता है that what we are continuing is हम कर रहे हैं amazing facts and we are talking about amazing facts of the animal kingdom और उसमें हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि थोड़ा सा बुकिश नॉलेज के बाहर है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कुछ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जानकारी, थोड़ी सी मज़ेदार जानकारी एनिमल्स के बारे में, जिनके बारे में हम ऑलरेडी बड़ा गहरे उससे ना बड़ी चिंतन मनन हम ऑलरेडी उनके ऊपर कर चुके हैं कि भाई वो कौन से किस तरह के उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और किस तरह के उनके फीचर्स होते हैं, ये सब तो हम बात कर चुके हैं. अब हम थोड़े से फन फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा हंसी मजाक लाइट वेट चीज़ें होनी चाहिए, राइट. और जैसे कि आपको मालूम है जीके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जीके तो जनरल नॉलेज में तो सब कुछ आ जाता है ना. ये जो हमारा एक प्लस पॉइंट है ना जीके पढ़ने का और पढ़ाने का, वो ये है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में कहीं से भी पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि भाई वो सब कुछ हमारे सिलेबस का हिस्सा है, राइट. और आपको जैसे कि यहाँ का मैग्नेट ब्रेन्स का तो पता ही है कि ये 100% फ्री चैनल है. यहाँ पे आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी होती, कोई भी पैकेज परचेज नहीं करना होता. 2 चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपसे बोला जाए कि भाई अब आपने काफ़ी पढ़ लिया, बाकी चीज़ें या तो आप खुद पढ़िए या फिर हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए. ऐसा कुछ नहीं है. पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो कवर किया जाता है, पूरा सिलेबस कवर किया जाता है A to Z और वो भी किया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है बिल्कुल आपके एट द कन्वीनियंस ऑफ योर डोर स्टेप, राइट. डोर स्टेप भी क्या, द कंफर्ट ऑफ योर ड्राइंग रूम बेसिकली, है ना. कन्वीनियंस ऑफ योर डोर स्टेप तो एक पुराने ज़माने की बात हो गई. आजकल तो जब हम नए युग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की दुनिया की, तो हर चीज़ बिल्कुल आपके काउच पे आपको मिलती है, राइट. तो बिल्कुल वही है, बस आपको साथ में पढ़ाई करनी है क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है. उसके लिए हम कोई ऐसी कोई कोई टेक्निक ईजाद नहीं कर सकते कि वो हम आपके बिहाफ पे कर लें. तो हम आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम आपको करना पड़ेगा. लेकिन हाँ, ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि अगर आप हमारे साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे. ठीक है, जैसा मैंने कहा ये मूल मंत्र जो है ना हमारा, हम होंगे कामयाब, इसको लेके हमें साथ में चलना है. और इसी के साथ हम श्री गणेश करते हैं अपने फन फैक्ट्स का, जिसका हम करने वाले हैं आज पार्ट 2. पार्ट 1 हम कर चुके हैं, है ना. तो आज अपन करने वाले हैं रिमेनिंग. पिछली बार में अपन ने 35 किए थे, उसके बाद 36 से आज अपन चालू करेंगे और पहुंचेंगे कहाँ तक, 75 एनिमल फन फैक्ट्स तक. तो अब अपन जो 36 है और इस वाली स्लाइड का पहला है, वो फन फैक्ट क्या है, वो फन फैक्ट है डॉल्फिन्स के बारे में. डॉल्फिन्स बहुत ही फ्रेंडली मैमल्स होती हैं, बहुत ही फ्रेंडली. उनको फिशेस बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन ऑफ कोर्स वी नो दैट दे आर मैमल्स. पर वो बहुत ही फ्रेंडली होती हैं. बच्चों के साथ उनको खेलना बहुत पसंद है. डॉल्फिन्स के साथ कई जगह पे फ्लोरिडा वगैरह में तो ऐसे पार्क्स हैं जहाँ पे आप डॉल्फिन्स के साथ स्विम कर सकते हैं सेम वाटर्स में. तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डॉल्फिन्स के साथ की जाती हैं, राइट. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डॉल्फिन्स एंड डॉल्फिन्स हैव नेम्स फॉर वन अनदर. आपको मालूम है डॉल्फिन्स जो होती हैं वो बहुत फ्रेंडली होती हैं, ना सिर्फ हम इंसानों के साथ बल्कि उनको जानवरों के साथ भी खेलना बहुत पसंद है. अगर आपने देखा हो कि वो नॉर्मली सी लायंस के साथ भी, जो अगर बॉल है कोई सी, तो सी लायंस के साथ भी बॉल खेलती हैं. और उनके अलावा वो एक दूसरे के लिए भी बहुत फ्रेंडली होती हैं और वो एक दूसरे को नाम रखती हैं. जैसे हम नाम रखते हैं ना एक दूसरे का, लाइक कोई हमारा बड़ा क्लोज है या हमारे कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है तो आपका अपना पर्सनल उसके लिए कुछ नाम होगा, कुछ फनी सा नाम होगा, कुछ अलग सा नाम होगा. तो इस तरह से डॉल्फिन्स भी जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके लिए नाम रखते हैं, मतलब एक दूसरे के लिए. यू ऑलरेडी नो द डॉल्फिन्स आर स्मार्ट, बट डिड यू नो दैट इवन दे हैव देयर ओन नेम्स. One 2013 study published in PNAS found that the bottlenose dolphins develop a specific whistle for another. मतलब का क्या मतलब है, उनका नाम रखना. वो चिंटू, मोनू, बिट्टू, गुड्डू टाइप का नाम तो नहीं रख सकती. तो उनका नाम रखने का तरीका कैसा होता है कि उनकी जो फ्रेंड्स हैं उनको बुलाने का जो उनका तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा. जैसे हमारे फ़ोन्स में हम अलग अलग कॉलर ट्यून सेट कर देते हैं ना, किसी के लिए कि मम्मी का फ़ोन आता है तो कॉलर ट्यून हमारी चेंज हो जाती है, फ्रेंड का फ़ोन आता है तो हमारी कॉलर ट्यून चेंज हो जाती है, उस टाइप का. तो ये क्या करती है, ये अपने दोस्तों को बुलाने के लिए एक स्पेसिफिक विसल होती है. और हर फ्रेंड के लिए, हर जो उनका मेंबर है जो उनसे क्लोज है उसके लिए ये एक पर्टिकुलर विसल होती है जो वो ब्लो करती हैं. और उसका मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर फ्रेंड जो है उनका, उसको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ये मुझे बुला रहा है. ठीक है, तो ये इनका स्पेसिफिक सिग्नल है. इसके बाद आते हैं अपन सेकंड पे. अपन नेक्स्ट जो है वो अपन बात करने वाले हैं रेनडियर्स की. रेनडियर्स की जिनकी आप ये देख रहे हैं, रेनडियर्स की वैसे भी जो आंखें होती हैं ना,
हिरनों की आंखें, रेनडियर्स की आंखें, बक्स की आंखें जब हम इनकी बात करते हैं, नॉर्मली काउस की आईज भी आर वेरी इनोसेंट इफ यू लुक एट देम, राइट। पर रेनडियर्स की आंखों में एक और थोड़ी सी एक अलग फीचर होता है, और वो ये होता है कि उनकी आंखें जो हैं जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं, विंटर्स आती हैं, उनकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अपन पढ़ लेते हैं। Reindeers have beautiful baby blues, but only in the winters. According to the Biotechnology and Biological Sciences Research Council, the eyes of Arctic reindeer changes color through the season from gold to blue, adapting to extreme changes of light levels in the environment. The change in the color impact how light is reflected through the animal's retina and improve their vision. तो ये देखा गया है, खासकर कब होता है, जब वे विंटर में, जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट उन रेनडियर्स की जो कि आपको मालूम है जो पोलर रीजन्स में रहते हैं ना, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। आपने वो देखा है ना, सांता क्लॉस इज कमिंग अराउंड, सांता क्लॉस इज कमिंग अराउंड, वो उसमें आपने देखा है जब हम बात करते हैं तो स्लेजेस बनते हैं और हमेशा रेनडियर्स होते हैं पीछे, राइट। तो हमें उससे क्या पता चलता है कि रेनडियर्स जो हैं वो बहुत ठंडे प्रांतों में भी पाए जाते हैं, है ना। तो अब उसमें ये बात हो रही है कि रेनडियर्स की जो आर्कटिक रेनडियर्स होते हैं उनकी जो आंखों का कलर है वो गोल्डन से ब्लू में तब्दील हो जाता है जब ठंड पड़ती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जब उनकी जो बॉडी है ना, जो उनका क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके हिसाब से उनकी बॉडी दैट अंडरगोज चेंज, और उनकी बॉडी के साथ साथ उनकी आंखों में भी तो लाइट जो रिफ्लेक्शन होता है ना उनका, वो अडेप्ट करती है एक्सट्रीम चेंजेस को, और लाइट जो होता है, लाइट लेवल्स को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो ढालती हैं। और उनके रेटिना में जो एक्चुअली द चेंज इन कलर इम्पैक्ट हाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू एनिमल्स रेटिना, एनिमल उनकी जो रेटिना से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसकी वजह से उनका जो कलर है वो ब्लू हो जाता है, और उसकी वजह से, ब्लू कलर की वजह से उनका जो विजन है वो थोड़ा सा और शार्पन हो जाता है, थोड़ा सा बेटर हो जाता है अकॉर्डिंग टू द विंटर्स। अब हम बात कर लेते हैं जिराफ की। जिराफ के बारे में बहुत सारे तथ्य हमें मालूम है। वी नो दैट इट इज द tallest animal in the planet, right? हमें मालूम है when we are talking about he is the tallest planet on the planet, या tallest animal on the planet, yes, he is the tallest planet animal on the planet. इसके अलावा वो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, काफ़ी फ्रेंडली होता है, हर्बीवोरस होता है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम है। एक होटल मालूम है हमें जो कि एक्सक्लूसिव बुटीक है फॉर द जिराफ, जहाँ पे जिराफ लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, आते जाते हैं, लोग जो हैं उनको अपने हाथों से फीड कर सकते हैं, और वो बिल्कुल उस पर्टिकुलर स्टेट में और एरिया में फ्रीली घूम सकते हैं। ये सब कुछ हमें मालूम है। लेकिन क्या फैक्ट एक मालूम है आपको जिराफ के बारे में, कि उनकी गर्दन लंबी होती है, वहाँ तक तो ठीक है, पर उनके जीभ का जो कलर होता है दैट इज एब्सोल्युटली ब्लैक, एज यू कैन सी इट हियर। ठीक है, जिराफ की जो टंग होती है वो एब्सोल्युटली इट इज ब्लैक, एंड scientists believe that it's so they don't get sunburns while they eat. The animals' tongues are also around 20 inches long. तो इनकी गर्दन के साथ साथ इनकी जो जीभ है वो भी बहुत लंबी होती है, और तकरीबन 20 इंच तक लंबी होती है इनकी ज़बान। ठीक है, और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि भाई इनको कोई टैनिंग ना हो, इनकी ज़बान जो है वो जल ना जाए, और इनको सनबर्न ना हो, इसी वजह से उसका पहले से ही कलर जो है वो ब्लैक है। ठीक है, now let's get to another point. And we are going to talk about manatees. Manatees जो हैं ये बेसिकली इनको सी काउ भी कहा जाता है। ठीक है, सी काउ भी कहा जाता है। तो एलिगेटर्स जो होते हैं ना, ये जब स्विम करते हैं तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली मेंटीज जो है उनके आगे आगे स्विम करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एलिगेटर्स से इनको डर वर नहीं लगता, सी काउ को, ये बिल्कुल अपनी जगह बना लेते हैं और कहते हैं कि हम आपसे आगे स्विम करेंगे। और ज़्यादातर एलिगेटर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा ऑब्लाइज भी कर लेते हैं इनकी डिमांड को, और कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, चलो तुम आगे स्विम कर लो, हम तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि बिजी वाटर्स में, जब बहुत ही डेंस वाटर्स की हम बात करते हैं, तो मेंटीज जो है वो नच करके एलिगेटर्स को आगे अपनी जगह बना लेते हैं और आगे तैरते हैं। एंड एलिगेटर्स आर गुड इनफ एंड जेंटलमैन इनफ टू ऑब्लाइज टू इट, एंड दे सेज कि ओके ठीक है फाइन, तुम आगे स्विम कर लो, वी आर ओके विद इट। अब हम बात करने वाले हैं स्लॉथ की। स्लॉथ जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं स्लॉथ, हम भी जब बात करते हैं अपन की, जब दोस्तों में आपस में बात होती है तो भी अपन को उसको बोलते हैं ना, ही इज़ लाइक अ स्लॉथ। बिल्कुल स्लॉथ है, मतलब बहुत ही स्लीपी, आलसी, ढीला ढाला, ऐसा क्लमजी सा है स्लॉथ, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर है स्लॉथ कैन टेक अप अ मंथ टू कम्प्लीटली डाइजेस्ट अ सिंगल लीफ। अब एक क्यों होता है, उसको एक पूरा महीना लग जाता है अगर उसने एक पत्ती खाई है तो उसको डाइजेस्ट करने में, है ना बड़ा रोचक सा फैक्ट। अब ऐसा क्यों होता है? Everything about life is slow for these sleepy mammals.
लाइफ में इनको कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ये कहीं भागदौड़ करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, बहुत ही आराम पसंद लोग हैं, बहुत ही आराम से अपना जीवन जो है ये यापन करने में ये बिलीव करते हैं, ठीक है। मोस्ट स्लॉथ विल ओनली हैव अ बोवल मूवमेंट once a week and it can take up to 30 days to completely digest a single leaf. For comparison, it takes an average human 12 to 48 hours to digest and eliminate waste for the food. अब ये हम इंसानों से वैसे इनकी तुलना की गई है, लेकिन वो सिर्फ समझाने के लिए आपको, है ना, अदरवाइज हम में और इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ लोगों की जो आदत है या फितरत है इंसानों में भी वो स्लॉथ जैसी होती है। खैर, अब इनके साथ ये बोला गया है कि भाई ये जो है बहुत ही आराम पसंद है, इनको लाइफ में कोई जल्दी नहीं है किसी भी काम की, बड़ा स्लो एकदम धीमी गति के समाचार हैं ये, हर चीज़ इनकी लाइफ में बड़ा स्लोली होती है। और इनको एक लीफ को डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगता है, आप मान लीजिए कि इनको एक लीफ को डाइजेस्ट करने में इनको तकरीबन लग जाता है 1 महीने तक का टाइम, ठीक है। तो और बोवल मूवमेंट, मतलब इनको जब आप बात करते हैं बोवल मूवमेंट की तो बात करते हैं जब एक्सकेवेट करने की फूड को, तो वो कितना टाइम लगता है, वो हफ्ते में 1 आध बार होता है। इसके अलावा ये ज़्यादातर सोते रहते हैं, ये तो हमें मालूम है, ठीक है। और इसके अलावा इनको डाइजेशन जो है आप मान सकते हैं ना कि कंपैरिजन किस बेसिस पे हुआ, याद स्टिक कि हम जब हैं, हम इंसानों को 12 से 48 घंटे का टाइम लगता है अपने खाने को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में, पूरी तरह से इंजेस्ट करने में और उसको एलिमिनेट करने में, लेकिन इनको आप सोच सकते हैं कि एक लीफ को ये टाइम लेते हैं कितना, महीने भर का। बढ़िया आराम से खाते हैं, आराम से डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिल्लियों की, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउस कैट्स। और इनके बारे में जो हमें नहीं मालूम था, ये बात फैक्ट है कि म्याऊं की आवाज़ जो है ये तो हमने सबने सुनी हुई है बिल्लियों की, राइट। लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं, हम वो बात करने वाले हैं, यू प्रोबेबली नो दैट कैट्स लव टू टॉक टू देयर ह्यूमंस, but did you know you're unlikely to see your feline friend interact the same with other cat? That's because other than kittens meowing at their mothers, cats don't meow at each other. मतलब अब फैक्ट ये होता है कि कैट्स की जो हम आवाज़ को पहचानते हैं, जो उनके साथ सिनोनिमस है, म्याऊ, है ना, वो ये आवाज़ जो है सिर्फ अगर छोटी छोटी बेबीज़ हैं तो वो सिर्फ अपनी मम्मी को देख के करती हैं, अदरवाइज जो बड़ी एडल्ट कैट्स हैं वो एक दूसरे को देख के म्याऊ म्याऊ नहीं करती, ठीक है। वो सिर्फ इंसानों को देख के म्याऊ करती हैं, क्योंकि मे बी उनको ऐसी कोई फीलिंग आती होगी कि कोई बड़ा सारा सा प्राणी है ना। जैसे मदर को देख के छोटी सी कैट जो है म्याऊ करती है, तो हो सकता है उनको भी ऐसी फीलिंग आती हो हमें देख के, हम उनके हिसाब से बहुत बड़े से लगते हैं। तो बेसिकली वो म्याऊ जो है वो आपकी कैट सिर्फ आप ही को देख के करेगी, किसी और बिल्ली को अगर वो देख लेगी ना तो उसके साथ वो म्याऊ नहीं करेगी। तो म्याऊ इज़ नॉट द वे हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, उनका कम्युनिकेशन का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये म्याऊ जो होता है वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व होता है हम इंसानों के लिए, ठीक है। ये फैक्ट आपको शायद नहीं पता होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट पार्ट। अब हम बात करने वाले हैं, बिल्लियों से हम आ गए हैं बड़े से हाथी बाबा की तरफ। एंड हाथी बाबा के बारे में जब हम बात करने वाले हैं तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट एलिफेंट्स एंड ह्यूमन हैव सिमिलर self-soothing technique. Elephants' calf will suck their trunks to comfort themselves. The babies do the same reason do it and mimic the sucking of their action of sucking their mothers. ठीक है, तो जब हम वैसे हाथी में और इंसानों में, है ना, काफ़ी सारा राब्ता भी होता है, काफ़ी सारा कनेक्शन भी होता है। हाथी बहुत फ्रेंडली माने जाते हैं, बड़े वफादार माने जाते हैं व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस। पर उनके बेबीज़ अगर आपने देखे हो, हाथी के जो बेबीज़ होते हैं ना, वो भी बड़े, हमारे जो बेबीज़ होते हैं उनका जो बाल हट होता है ना, जो बड़ा फेमस बाल हट होता है इंसानों में भी, वो वैसे ही हाथी के बच्चों में भी होता है ना, वो भी, उनमें भी बड़ा बाल हट होता है। अगर वो अड़ जाएँ किसी चीज़ पर तो फिर वो अड़ जाते हैं। आपने देखा है कि कई बार वो कितना टैंट्रम थ्रो करते हैं, उनकी मदर उनको हटाती रहती है, वो बीच सड़क पर बिल्कुल फैल जाते हैं बुरी तरह से कि हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं, हिलेंगे ही नहीं, और फिर उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। पानी में उनको वैसे ही खेलना पसंद होता है जैसे हम ह्यूमंस को के बच्चों को पसंद होता है ना। वो स्प्लैश करते हैं पानी और बार बार वो पानी में अपने हाथ मारते हैं और पानी में उनको रहना बहुत पसंद होता है। ह्यूमन बेबीज़ के साथ भी होता है, पानी में स्प्लैश करना उनको बहुत पसंद होता है, टैंट्रम्स वो भी थ्रो करते हैं। और ये जो होते हैं, जब ये परेशान होते हैं एलिफेंट्स, बेबी एलिफेंट्स, वो क्या करते हैं, वो सकल करते हैं, सक करते हैं, और वो क्या करते हैं, कंफर्ट करते हैं अपने आप को, अपनी सक करते हैं अपनी ट्रंक्स को। और ह्यूमन बेबीज़ क्या हैं, दे सकते हैं मदर्स, और व्हाट दे डू, दे सक देयर ओन फिंगर्स also, they suck their own thumb also, right? So they are very much similar to that kind of, हम इस मामले में कह सकते हैं that we have a lot of similarity with elephants. Now we are going to talk about female bats
और फीमेल बैट्स के बारे में जब हम बात करने वाले हैं तो फीमेल बैट्स give birth to babies that weigh up to a third of their weight. According to Bat Conservation International, bats give birth to babies known as pups that can weigh as much as 1/3 of the mother's weight. If that doesn't sound like a lot, imagine a person giving birth to a baby that weighed 40 pounds. अब इसका मतलब ये होता है कि इसका कंपेरिजन यार्डस्टिक जो है ना वो हर जगह हमने ह्यूमंस रखी हुई है क्योंकि हम अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, राइट? तो हमारा अगर कंपेरिजन यार्डस्टिक होगा तो हमें समझने में थोड़ी आसानी होती है, राइट? अदरवाइज इसका मतलब अब ये नहीं है कि हर जगह जब इंसानों की बात की जा रही है तो सबका जो तुलना है वो इंसानों से, ऐसा नहीं है। सिर्फ यार्डस्टिक हमने इंसानों के रख लिए ताकि थोड़ा ईजी टू अंडरस्टैंड, थोड़ा ईजी टू कॉम्प्रहेंड हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पे बात हो रही है कि फीमेल बैट्स जो हैं जो अपने बेबीज़ को जब बर्थ देते हैं, ठीक है, आपको मालूम है दे आर द मैमल्स, दे आर द फ्लाइंग मैमल्स, द ओनली फ्लाइंग मैमल्स, राइट? और जब वो अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं तो वो लाइव बेबीज़ को बर्थ देते हैं, राइट? एंड दे गिव बर्थ टू द बेबीज़ जो कि कितना होता है, थर्ड ऑफ देयर ओन वेट, जितना उनका वेट होता है उसका थर्ड पार्ट जो है वो उनका वेट करता है। तो ये अपने आप में थोड़ी सी हैरानी की बात है, थोड़ी सी बड़ी बात है, क्योंकि हम इंसानों के जब बेबीज़ होते हैं तो वो बहुत ही छोटू से होते हैं, है ना? कितना वेट होता है बेबीज़ का? नॉर्मली अगर आप कह लें कि 3 किलो का बेबी है तो बहुत माना जाता है, राइट? 3 किलो का, 4 किलो का, 4 किलो तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो गया। 3-3.5 किलो का बेबी जो है, 7-8 पाउंड्स का बेबी जो है वो बहुत हेल्दी बेबी माना जाता है। तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि 1/3 ऑफ द वेट मीन्स 40 पाउंड का अगर किसी का बेबी हो तो कितना बड़ा बेबी होगा कंपेरेटिवली, राइट? तो इस तरह से आपको मानना है, और इतने ही बड़े बेबी को अपने बॉडी वेट के हिसाब से इतने बड़े बेबी को बर्थ देती हैं फीमेल बैट्स। ये कंपैरिजन का यार्डस्टिक है। अब हम आने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेंटेड टर्टल्स। अब टर्टल्स और टोर्टोइस तो आपको मालूम है, राइट? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस गाय। बहुत ही कलरफुल से जीव हैं ये, लेकिन इनके बारे में अभी हम इनके कलर्स के बारे में बात नहीं कर रहे। अभी हम इनके बारे में बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक फीचर, और वो ये है दैट दे कैन सर्वाइव विंटर बाय ब्रीदिंग आउट थ्रू देयर बट, ठीक है? अब ये बात करने वाले हैं हम, नॉट ऑल क्रीचर्स हेड टू वार्मर क्लाइमेट when it gets cold out, and that means they need to learn to survive in chilly conditions. अब क्या होता है कि हर एनिमल तो हाइबरनेट कर नहीं सकता। कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे आपको मालूम है कि रेप्टाइल्स खासकर जब हम बात करते हैं तो रेप्टाइल्स या कुछ वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स क्या करते हैं, वो अपने आप को हाइबरनेटिंग कंडीशन में डाल देते हैं, ठीक है? और जब विंटर्स का समय बीत जाता है, समर्स आते हैं तो वापस सरफेस हो जाते हैं। अब हर एनिमल इस तरह की चीज़ तो कर नहीं सकता। सो व्हाट दे मीन टू डू इज़ कि उनको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करना पड़ता है, अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। उसी में से एक प्राणी है ये, ठीक है? अब पेंटेड टर्टल क्या करते हैं, दे नीड्स टू अडेप्ट टू फ्रोजन पॉन्ड्स। और वहाँ पे जब पानी पूरा ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि वो जो जम जाता है, बर्फ़ जम जाती है ना, तो वहाँ पे उनको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। और वहाँ पे वो क्या करते हैं फिर, अब उसका मतलब ये होता है कि उनका जो एक्सेस होता है वो बाहर तो आ नहीं पाते, है ना? अब वो अबव द वाटर तो आ नहीं पाते क्योंकि वो नीचे हैं पानी के। तो अब उसमें वो क्या करते हैं, इस टाइम पे उनका जो शरीर है वो क्या करते हैं, वो ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हैं थ्रू देयर बट्स, ठीक है? थ्रू देयर बॉडी पार्ट्स, थ्रू देयर बैक्स, थ्रू देयर बट्स, वो वहाँ पे ब्रीथ करना चालू कर देते हैं। और ये कैसे होता है, ये एक ऑरिफाइस होता है जिसको हम बोलते हैं क्लाउका। क्लाउका बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ कॉमन कैविटी जो कि होती है एंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, विच हेल्प्स द वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, समटाइम्स इनवर्टिब्रेट्स ऑल्सो, टू बेसिकली जिसमें एक्सक्रीशन के भी काम आती है और जेनिशल्स के भी उसके लिए दिखा होती है, यूजफुल होती है। तो बेसिकली थैंक्स टू द प्रोसेस कॉल्ड कलोकल रेस्पिरेशन, टर्टल्स आर एबल टू गेट ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर अराउंड देम। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं कलोकल रेस्पिरेशन के लिए, तो वो जब पानी के बाहर नहीं भी जाते सांस लेने के लिए, तो जो पानी है उसी से वो कलोकल रेस्पिरेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, सांस ले लेते हैं और ऑक्सीजन उनको मिल जाती है और वो सर्वाइव कर लेते हैं विंटर्स, राइट? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फेवरेट डॉगीज। ओके, सो हम अपने डॉगीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। लोगों को बहुत सालों से लोग जो डॉग्स को हैं डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, फिर भी अभी कहा जाता है कि इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं है। पता है आपको, जब हम बात करते हैं आपको, जब हम कुछ खाते हैं, है ना, हम कोई बढ़िया सा पिज्ज़ा खा रहे हैं और कई बार हमारे साइड में आके जो हमारा डॉगी है, जो भी उसका नाम हो, जैसे हमारे यहाँ जो मेरे यहाँ जो डॉग पला हुआ था उसका नाम था बॉक्सर, ठीक है? उसका नाम था बॉक्सर और एक का नाम
था जेनी, तो वो जब भी होता था, मैं उसी एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि जब भी होता था तो वो बॉक्सर या जेनी साइड में आके बैठ जाते थे और हम जो खा रहे होते थे वो पिज्ज़ा उसको भी दे देते थे, ठीक है। और वो खाता था, कई बार वो खाती थी और वो नहीं पसंद आता था, छोड़ देती थी, और हमको लगता था कि भाई भूख नहीं है, वट एवर XYZ, है ना, आपको भी ऐसे ही लगता होगा। या कहा जाता है, हालांकि मीठा नॉर्मली डॉग्स को नहीं खिलाया जाता, क्योंकि ये कहा जाता है, ऐसा मानते हैं जो वेटनेरियंस हैं वो भी कहते हैं कि भाई इनका फर जो है वो झड़ता है मीठा खाने से। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मल खाने की भी, तो जैसे आपको लग सकता है कि भाई जो हम डिनर कर रहे हैं वो हमको जितना डिलिशियस लग रहा है उतना ही हमारे डॉगी को भी लग रहा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं ना, हमारे टेस्ट बर्ड्स और उनके टेस्ट बर्ड्स में बहुत डिफरेंस होता है। हमारे टेस्ट बर्ड्स बहुत एडवांस होते हैं। कितने एडवांस होते हैं? जैसे हम तकरीबन इंसान जो हैं वो 9000 टेस्ट जो है, 9000 डिफरेंट टेस्ट हम समझ सकते हैं। हमारे जो टेस्ट बर्ड इतने सेंसिटिव हैं कि हम अलग अलग 9000 तरह के टेस्ट को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डॉग्स होते हैं वो मात्र 1700 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उनके 1700 टेस्ट बर्ड्स में ही वो काम चला लेते हैं, उनको 1700 ही टेस्ट वो कर पाते हैं। तो आप अनुपात में डिफरेंस देख रहे हैं, कहाँ 9000 कहाँ 1700, राइट। तो जो खाना हम बड़ा टेस्टी समझ के दे रहे हैं वो शायद उसको बेचारे को उतना अच्छा ही नहीं लग रहा है, इसलिए वो उसको छोड़ जाता है ना। तो वो डिफरेंस होता है थोड़ा सा। और इसके अलावा एक और चीज़ कही जाती है कि वो 4 जो बेसिक टेस्ट हैं वो तो उनको आते हैं, वो तो वो पहचानते हैं, लेकिन उनको नमक का टेस्ट कहते हैं उतना पसंद नहीं है। शक्कर देना उनके लिए थोड़ी सी हानिकारक होती है शक्कर, तो हम नहीं देते, और नमक का खाना जो हम उनको देते हैं उनको शायद वो नमक का खाना पसंद नहीं आता। दूसरी बात हमको ये भी मालूम है ना डॉग्स के बारे में कि उनके जो विजन है वो हमारी तरह कलरफुल विजन नहीं होता उनका। ऑफ कोर्स ये तो थोड़ी सी कॉमन सी जानकारी है, तो ये तो आपके पास होगी ही, राइट। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे प्राणी के बारे में जिसके फर की पहले बहुत डिमांड हुआ करती थी। पहले इसके फर के कोट्स बनते थे और बाद में इसके फर को, अब जो है इसके फर को निकालने की जो प्रक्रिया है उस पर थोड़ा सा बैन लग गया है, प्रतिबंध लग गया है, लीगलाइज्ड ऑफेंस बन गया है ये कुछ कंट्रीज में। और हम बात करने वाले हैं ऐसे जीव की जिसका फर जो है वो सबसे थिक फर माना जाता है। हमारे दिमाग में पहले क्या आता था, जब हम थिकेस्ट फर की बात करते थे तो हमारे दिमाग में आता था एनिमल्स लाइक शीप, राइट। हमारे दिमाग में सबसे पहले आती थी कोई प्रजाति शीप्स की, लेकिन ऐसा नहीं है, वो है ऑटर्स। ऑटर के जो फर होते हैं, सी हाउ क्यूट दिस गाय इज, राइट। ये पानी में रहता है और इसका जो फर है वो सबसे मोटा फर होता है दुनिया का, एंड उनके साथ इतना घना होता है, इतनी जो डेंसिटी होती है इसके फर की वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप बोल सकते हैं बिल्कुल 1 मिलियन हेयर होते हैं पर स्क्वायर इंच। मतलब बिल्कुल आप एक पर स्क्वायर इंच का हिस्सा देख लीजिए, उसमें 1 मिलियन फर होंगे, राइट। इतने फर इसकी बॉडी में होते हैं। और इसको बोला जाता है कि इसके फर के जो लेयर हैं ये 2 लेयर में इसके फर कंसिस्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये ऐसा होता है कि ये लेयर होता है ना, एक डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि ट्रैप कर देता है लेयर ऑफ एयर को नेक्स्ट टू द स्किन, ताकि ये पानी में जब रहे तो उसका पानी की वजह से जो उसके अंदर की स्किन है वो वेट ना हो, वो गीली ना हो। तो इसका फर इतना डेंस रहता है कि उसके अंदर की जो स्किन है वो वेट नहीं होती और उसको बेसिकली जो एक तरह का जो नेचुरल इंसुलेशन है वो उसको हमेशा मिलता रहता है, और ये हमेशा इसकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे द एनिमल विद द थिकेस्ट फर, सो यू नो दैट द गाय इज लिटिल प्लम्प ऑटर। एंड नाउ वी आर कमिंग टू अ लिटिल एक और पानी में रहने वाले जीव, बट अ लिटिल प्रेडेटर की बात करने वाले हैं हम, लिटिल डेंजरस जीव देन the clumsy cute otter, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलिगेटर, ओके, सी यू लेटर एलिगेटर। अब हम उसकी बात करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू 2018 स्टडी जो कि पब्लिश हुई है कोपिया में, एलिगेटर्स ऑफन हैवंट हिट their full size until they are 33। एक पब्लिश्ड स्टडी के हिसाब से है ये बात कि हम मानते हैं कि भाई जो एलिगेटर है अगर वो 5, 10, 15 साल का है तो बढ़िया वो अपना उसकी जो लेंथ है, हाइट है वो काफ़ी लंबी हो गई है ना। वैसे भी एलिगेटर्स की जो लेंथ है, लंबाई है वो लंबी होती है, लेकिन एक स्टडी सामने आई है जिसने ये बोला है कि कैन ग्रो फॉर मोर देन 30 ईयर्स, कि इनकी जो लंबाई है ना वो बढ़ती रहती है और तकरीबन 30-33 साल की उम्र तक जब तक ये नहीं आते तब तक अपनी हाइट वाइज पे पूरी मेच्योरिटी पे नहीं आते हैं, और इनकी हाइट जो है तब तक बढ़ती रहती है, ठीक है।
तो आपको मालूम है जब हम बात करते हैं जानवरों की, तो आपको ये मालूम था कि जानवरों में और पेड़ों में जब हमने डिस्टिंक्शन की बात की थी, जो बेसिक फीचर्स की, वो हमने बात की थी कि एक जो मेच्योरिटी पाने के बाद उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो हम एलिगेटर की बात कर रहे हैं कि मेच्योरिटी के बाद भी आप ये मान सकते हैं कि मेच्योरिटी आने के बाद या एडल्टहुड में भी 30 साल या 35 साल के पीरियड तक उनकी हाइट जो है लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज क्यूट लिटिल थिंग्स। और इनकी आप बात कर रहे हैं, इनकी आंखें देखिए, इनको हूट बोलते हैं, और ये छोटे छोटे से उल्लू के बेबीज हैं। द मोर बेसिक नेम इज कि उल्लू के पट्टे हैं इतने सारे। और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है, जब ये खूब सारे एक साथ होते हैं तो इनके को बोला जाता है पार्लियामेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था ना कि बहुत सारी अलग अलग नाम होते हैं। किसी को हर्ड बोला जाता है, फ्लॉक बोला जाता है, प्राइड बोला जाता है, बिजनेस बोला जाता है, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। और इनके ग्रुप को बोला जाता है पार्लियामेंट। अब इनके लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं और ये क्या कर पाते हैं, किसके ऊपर ये गवर्न कर पाते हैं, क्या इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ये थोड़ा सा डिबेटेबल मुद्दा है। पर बहरहाल इनका जो ग्रुप होता है इतने सारों का, इनको बोला जाता है पार्लियामेंट। अब ये कहाँ पार्लियामेंट बिठा रहे हैं, ये भी एक डिबेटेबल मुद्दा है। ठीक है, अब हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अब हम बात करने वाले हैं स्नो लेपर्ड्स की। स्नो लेपर्ड्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिग कैट्स, है ना। बिग कैट्स की हम बात करने वाले हैं। स्नो लेपर्ड, जैसे कि आप जानते हैं, ये जो हैं ये बहुत ठंडे प्रांतों में, बहुत ठंडी जगहों पे, आर्कटिक्स में नॉर्मली पाया जाता है, बहुत ही ठंडे क्लाइमेट में पाया जाता है। बट इसके बारे में एक जो अनोखी बात है वो ये है, स्नो लेपर्ड्स हैव लेस डेवलप्ड वोकल कॉर्ड्स। इनकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो डेवलप नहीं होती। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं टाइगर्स की या बिग कैट्स की या लेपर्ड्स की या किसी की भी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राउलिंग और वी आर टॉकिंग अबाउट रोर्स, है ना। हम इस तरह की बातें करते हैं, राइट। लायंस ग्राउल और द टाइगर्स रोर। तो जब हम बात करते हैं लेपर्ड्स की, स्नो लेपर्ड की, तो ये जो है ना, इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है, इनकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो उतनी डेवलप नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए। तो इस वजह से ये रोरिंग साउंड नहीं बना पाते। ये उस तरह से बड़ी कैट्स की तरह ये एकदम दहाड़ जो है वो नहीं मार पाते। ठीक है, बट मेक्स अ पर लाइक साउंड कॉल्ड शफ इंस्टेड। और इनकी जो पर लाइक साउंड है, जैसे कि जो छोटी बिल्लियां परिंग साउंड्स बनाती ना, उस तरह का साउंड ये करते हैं। हालांकि वो इनके साथ, जो इनके पर्सोना के साथ मैच नहीं करता, लेकिन अब कोई चारा है नहीं सर। इनको जो जिसको बोलते हैं ना कि एनवायरनमेंट ने या प्रकृति ने इनको ऐसे ही बनाया है, तो इनका जो साउंड है वो शफ कहलाता है इंस्टेड। फॉर अ 2010 study published in the Biological Journal of the Linnean Society, scientists researched why some cats have a higher pitched meow than other. They found that it's not the size that determines a kitty's call but habitat. अब ये एक और स्टडी और एक शोध के बाद आया है। ज़्यादातर हमने इसमें जो भी फैक्ट्स डाले हैं वो किसी ना किसी शोध पे, किसी ना किसी स्टडी पे बेस्ड है, राइट। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो अपन ने ऐसी तुक्का मार दिया और हंच मार दिया। ठीक है, ज़्यादातर जो है वो स्टडीज़ पे फैक्ट पे बेस्ड हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, एक पब्लिश हुई है जो कि 2010 में एक स्टडी की गई थी, जो कि बायोलॉजिकल जर्नल ऑफ लीनियन सोसाइटी में पब्लिश की गई है। रिसर्च किया गया है उसके ऊपर साइंटिस्ट ने, और उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा क्यों है कि कुछ बिल्लियां जो हैं वो थोड़ी हाई पिच पे म्याऊं कहती हैं, कुछ जो है थोड़ी सी लो पिच पे म्याऊं कहती हैं, कुछ की जो आवाज़ है वो थोड़ी सी बुलंद होती है, कुछ की जो है वो थोड़ी सी दबे स्वर में करती हैं। तो ये बोला गया कि भाई उसका उनकी साइज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कि बिल्ली बड़ी है कि छोटी है उससे कोई लेना देना नहीं है उसकी पिच का, बल्कि वो डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पे, ना कि बिल्ली की अपनी साइज पे, राइट। तो उनका जो कॉल है वो काहे पे डिपेंड करता है, उनके हैबिटेट पे, वो कहाँ रहती हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू अनदर वन एंड दिस गाय इज वेरी क्यूट। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनिमेटेड फिल्म का हिस्सा है, और ये जो है इसका नाम भी थोड़ा सा अलग है। इसका नाम है एक्सोलिटल। एक्सोलिटल जो है ये जो है ये salamanders are the only vertebrate that can replace their skin, limbs, tail, jaws and spines at any age. On the flip side, humans can regenerate lost limb buds as embryos and fingertip as young children. तो ये बेसिकली जो हैं ये थोड़े से अलग भी हैं, फेरी टेल का हिस्सा भी दिख रहे हैं, और प्राणी भी थोड़े से अलग हैं। प्राणी किस तरह से अलग हैं कि ये चाहें तो ये अपना जो सिलेमेंडर है ये एक तरह के, और ये क्या कर सकते हैं, अकेले ऐसे वर्टिब्रेट हैं, ये पूरी दुनिया में इतनी बड़े बड़े संसार में अकेले ऐसे वर्टिब्रेट हैं जो कि चाहें तो अपना जो आवभाव है ना, अपने बिल्कुल कायाकल्प कर सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। ये अपने चाहें तो अपने लिम्स बदल सकते हैं, टेल बदल सकते हैं, जॉज बदल सकते हैं, स्पाइन बदल सकते हैं, और किसी भी उम्र में बदल सकते हैं।
ठीक है। तो ये आप देखिए कि कितना इनको प्रकृति ने इनको नवाजा है कि इनके पास ये चीज़ है जो कि किसी भी वर्टिब्रेट के पास दुनिया में नहीं है। अब अपन जैसे ग्रुप्स की बात कर रहे थे, है ना, अपन ने बात कर रहे थे, अभी अपन ने बात की उल्लू के पट्ठों के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। वैसे ही जो राइनोज है ना, ये बड़े बड़े राइनोज, इनका जो ग्रुप है, इनका जो हर्ड है, इसको अपन हर्ड नहीं बोलते, इसको अपन बोलते हैं क्रैश, ठीक है, दीज आर क्रैश। और इसमें भी बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है कि हम इनको राइनोज बोलते हैं, लेकिन इनमें जो मेल और फीमेल होते हैं ना, उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। वो क्या होते हैं, बड़े कॉमन से नाम होते हैं। जो मेल राइनोज होते हैं उनको बोलते हैं बुल्स, और जो फीमेल राइनोज होते हैं उनको बोलते हैं काओ, ठीक है। तो बिल्कुल गाय और काहे की, गाय और बैल की जोड़ी है। तो अगर आप राइनोज की भी बात करते हैं तो उनको भी गाय और बैल बोला जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं स्क्विरल्स की। स्क्विरल्स जो कि बहुत ही क्यूट सी होती हैं, एबोरियल्स होती हैं, ज़्यादातर पेड़ों पे रहना पसंद करती हैं, और माइथोलॉजिकल, हमारे माइथोलॉजी में भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हमने बात करते हैं राम सेतु की, तो आपको मालूम है कि गिलहरी की बात जो है वो बहुत बड़ा योगदान, उन्होंने कहा था कि वो गिलहरियों ने शायद बड़ा योगदान दिया था राम सेतु के निर्माण में। तो ये हमारा हो गया, ये तो बात हो गई माइथोलॉजी की। अब हम बात करते हैं जूलॉजी की। अब हम बात करने वाले हैं क्या, टर्न्स आउट स्क्विरल्स हैव इंटेंस मदरली instinct. One 2010 study by researchers at the University of Guelph found that the animals will take the orphaned pup of their late family members. Social animals include lions and chimpanzees, and often surrounded by relatives. So it's not surprising that the female would adopt an orphaned family member because they have already spent a lot of time together, said lead researchers Andrew McDame, एन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो इनका ये कहना है कि ये जो होती है, इनके अंदर जो मदरली इंस्टिंक्ट होती है ना, वो बहुत चरम पे होती है। बहुत ही इनकी जो फीलिंग होती है, जो बिल्कुल आप कहते हैं ना, मातृत्व का जो भाव है इनके अंदर, वो बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये क्या है, बहुत सोशल एनिमल है। जैसे चिंपैंजीज बहुत सोशल एनिमल्स होते हैं ना, वैसे उन्हीं की तरह ये बहुत सोशल एनिमल्स हैं। और ये क्या करती है, लायंस में भी होती है चीज़, लायंस आर ऑल्सो क्वाइट सोशल। तो व्हाट हैपेंस इज कि जब भी इनका कोई फैमिली मेम्बर रहता है, कोई इनका भाई बहन, दूर का कोई रिश्तेदार रहता है, और उसकी अगर मदर की डेथ हो जाती है, तो उसके जो छोटे बेबीज़ रहते हैं, उनको ये पालने का और उनको ये अडॉप्ट करने का काम जो है बहुत अच्छे से करती हैं, और बिल्कुल अपने बेबी की तरह उसकी देखभाल करती हैं, उसकी रक्षा करती हैं, उसको पालती पोसती हैं, उसको बड़ा करती हैं। तो इस तरह से हम उनको कह सकते हैं कि बिल्कुल जगत माँ टाइप की इनकी जो मैटरनल इंस्टिंक्ट है वो काम करती है। और ये बात किसने बोली है, ये एक रिसर्च में पुष्टि हुई है इस बात की, जो कि एक रिसर्चर हैं एंड्रयू मैकडेम, उन्होंने कहा है, जो कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी अच्छे एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, और इनके ऊपर काफ़ी टाइम से शोध कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने ये बात कही है। बट रेड स्क्विरल्स लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन and are very territorial. The only time they will allow another squirrel on their territory is the one day a year when the females are ready to mate or when they are nursing their pups. अब इसमें से हम एक्सेप्शनल की बात करते हैं, है ना। जैसे कुछ चीज़ों में एक्सेप्शंस डोंट मेक द रूल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल। तो हम बात कर रहे हैं जनरल स्क्विरल्स जो होती हैं वो सोशेबल होती हैं। एक जो प्राणी होती है ना, जो रेड स्क्विरल होती है, वो सोशल प्राणी नहीं होती, वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट प्रजाति की होती है ना। हमारे दोस्त भी होते हैं कि बेसिकली इंसान जो है, बेसिकली ह्यूमंस के लिए बोला जाता है दैट वी आर सोशल एनिमल्स, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही एकदम कहीं कहीं आना जाना पसंद नहीं करते होते हैं ना, मनहूस तबीयत के लोग, जिनको अकेले अकेले रहना पसंद होता है, ना किसी से मिलना पसंद होता है, ना बात करना पसंद होता है, ना आना पसंद होता है, ना जाना पसंद होता है। वैसे ही ये हैं रेड स्क्विरल है। ये बेसिकली बहुत ही आइसोलेशन में रहती हैं, एक अपनी इनकी टेरिटरी है, अपनी दुनिया है, उसी में रहती हैं। उससे बाहर ये कब जाना पसंद करती हैं, सिर्फ 2 मामलों में जाना पसंद करती हैं। और हम बात करने वाले हैं ओनली 1 day इन अ ईयर दे प्रेफर टू गो आउट, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल्स। 1 day इज व्हेन दे वांट टू मेट, एंड सेकेंड इज जब अपने नर्सिंग करनी होती हैं अपने पप्स की, वरना वो अपने ही एरिया में, अपने ही इलाके में अकेले रहना पसंद करती हैं। अब हम बात करने वाले हैं जायंट एंट ईटर्स की, जिसके 2 foot टंग होती है, मतलब 2 feet टंग, मतलब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट द टंग। इसकी जो जीभ है वो इतनी लंबी होती है कि तकरीबन 2 feet की इसकी ज़बान होती है। ये तो हमारे जिराफ की ज़बान से भी लंबी हो गई, उसकी तो सिर्फ 20 इंची थी, राइट। अकॉर्डिंग टू नेशनल जोग्राफिक इट इज़ द लॉन्गेस्ट टंग ऑफ एनी नोन मैमल। नेशनल जोग्राफिक के हिसाब से ये किसी भी मैमल की सबसे लंबी जीभ है। तो अगर आपसे कोई पूछे द मैमल विद द लॉन्गेस्ट टंग, सो यू नो दैट द गाय इज जायंट एंट ईटर। अब हम बात करने वाले हैं काउस की, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट काउस हैव स्ट्रॉन्गर सोशल टाइज दैट यू माइट थिंक।
One 2013 study conducted by researchers at the University of Northampton found that when cows were separated from their BFFs, their heart rate increased as a sign of stress. मतलब ये बड़े फ्रेंडली होती हैं, इनको ना दोस्ती यारी वाली चीज़ बड़ी होती है इनके अंदर भावना. जैसे हमारे होते हैं ना BFFs का मतलब क्या होता है, ये तो आपका मिलेनियल जो वो है डिक्शन में बोला जाता है BFFs, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, राइट. तो वैसे ही काउस के साथ भी होता है, इनके जो बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर होते हैं उनके से अगर इनको अलग कर दिया जाए, जुदा कर दिया जाए, तो उनके बारे में रिसर्च की गई है, इनके ऊपर शोध किया गया है और पता चला है कि इनके जो दिल की धड़कन है ना वो बढ़ जाती है. जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा बीपी बढ़ गया, बीपी शूट हो गया हमारा, और हमारे पल्स बढ़ गई, वैसे इनके साथ भी होता है. इनकी भी पल्स रेट जो है बिल्कुल बढ़ जाती है आउट ऑफ स्ट्रेस. जैसे हमारे साथ होता है कि हमारे ऊपर जब कोई मुसीबत आती है, स्ट्रेस आता है, तो हमारा होता है ना, हम कहते हैं कि यार हमारा बिल्कुल ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और आउट ऑफ स्ट्रेस बिल्कुल जो है वो पैल्पिटेशन होने लगा है, दिल की धड़कन जो है बढ़ गई है. वो सब कुछ इनके साथ भी होता है. तो ये भी बिल्कुल वैसी ही फ्रेंडशिप निभाते हैं जैसे कि हम इंसान निभाते हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर वन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉथ. मॉथ की बात हम कर रहे हैं. मॉथ एक्सपीरियंस लव एट फर्स्ट सेंस. सो जब हम बात करते हैं इंसानों की, तो वी टॉक अबाउट हैविंग फॉलिंग इन लव एट द फर्स्ट साइट, है ना. पहली नज़र का प्यार की हम बात करते हैं. यहाँ पे पहली नज़र की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पहले सेंट की बात हो रही है. ठीक है. मॉथ एक्सपीरियंस लव एट फर्स्ट सेंट. When a male moth catches a whiff of the female moth, he'll travel miles to find her. Fine? Based off her scent alone. According to the expert at Audubon, they don't know what the female sounds like or even what she looks like, but when they smell her, boy, do they know it, and they use her seductive musk to track her down. तो ये अगर जब हम बात करने वाले हैं कि कोई मॉथ है, मेल मॉथ है, अगर उसको कोई फीमेल मॉथ है और उसका सेंट जो है अगर वो उसको भा गया, तो कई अगर उसने विफ किया उसको सेंट की जो स्मेल है वो उसको लुभा गई, उसको भा गई, तो वो क्या करता है, वो माइल्स तक उसका पीछा कर सकता है और उसको ढूंढने निकल सकता है, और वो सिर्फ वो सेंट का पीछा करते 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 उस फीमेल तक पहुंच जाता है. ठीक है. और उसमें कहा जाता है बिना ये देखे, बिना ये जाने कि वो कौन है, कैसी है, कैसी दिखती है, कहाँ रहती है, वो सिर्फ उस सेंट का पीछे करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है. राइट. तो इसके लिए कहा जाता है कि वो जो सेडक्टिव मस्क होता है वो उसको ट्रैक डाउन करने में उसको मदद करता है, एंड वो सिर्फ वो मस्क को पहचानते हुए, सूंघते हुए वहाँ तक अपना जो रास्ता है वो ढूंढ लेता है. इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि when we say about it, तो ये कहा गया है moth experience love at the first scent. जैसे हम इंसानों के साथ होता है at the first sight, they do it at the first scent. Now let's come to a very very beautiful animal, and we are going to talk about what? We are going to talk about horse. हम करने वाले हैं बात घोड़े की, है ना. बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही आकर्षक सा जानवर. बिल्कुल. तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. इनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं. डिस्टिंक्ट मतलब आपको मालूम है कि जो घोड़ा है वो ग्रिन करता है, ग्रिन करता हुआ आपको यहाँ पे भी दिख रहा है. राइट. अब ये क्यों ग्रिन करता है, इसके ऊपर तो बहुत सारे विवादित से बयान आए हैं. भाई ये कहा नहीं जा सकता. कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो यूं ही करता है, आदतन करता है. कुछ कहते हैं कि भाई वो अम्यूज़ होता है तो करता है. बहुत सारी स्टडीज़, बहुत सारे शोध जो है, हमारे यहाँ उतनी स्टडीज़ नहीं होती हैं एक्चुअली. हमारे यहाँ ना ये जो बहुत डेवलप नेशंस हैं, नॉर्मली US में या UK में बहुत ज़्यादा शोध किए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर डन विद देयर ब्रेड एंड बटर. उसका जो जुगाड़ है वो कर चुके हैं. नाउ दे डू रिसर्च ऑन ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल सब्जेक्ट ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, है ना. हमारे यहाँ बेसिकली हम शोध और रिसर्च जो है अभी हम अपनी बेसिक चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा करते हैं. राइट. बिकॉज वी आर इन द डेवलपिंग स्टेज, वी आर द डेवलपिंग इकोनॉमी. तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. तो इनके ऊपर फिर से जो स्टडी की गई है उसमें कहा गया है कि भाई ये क्यों होता है ग्रिन, या क्यों फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, ये तो थोड़ा सा अननोन सा रीज़न है. लेकिन ये बात तय है कि इनके 17 फेशियल मूवमेंट्स होते हैं. दे हैव 17 फेशियल मूवमेंट्स, 3 मोर देन चिम्प्स एंड ओनली 10 फ्यूअर देन ह्यूमंस. आपको मालूम है कि जब हमारी बात होती है तो ह्यूमंस के फेशियल मूवमेंट्स की हम बात करते हैं, तो इट इज़ नोन दैट वी कैन मेक अबाउट 27 फेशियल मूवमेंट्स. राइट. और जब हम बात करते हैं चिंपैंजीज़ की, तो चिंपैंजीज़ के 14 फेशियल मूवमेंट्स होते हैं. तो ये 17 जो है इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल फिगर, समवेयर बिटवीन चिंपैंजीज़ एंड ह्यूमन. और उसमें चिंपैंजीज़ से थोड़े से ज़्यादा और हम ह्यूमन से थोड़े से कम. राइट. तो बहुत अच्छा फिगर है. ओके. अकॉर्डिंग टू 2015 स्टडी पब्लिश इन PLO S1, ये अगेन एक स्टडी के अंतर्गत पता चला है. अब हम बात कर रहे हैं कि डियर
जब हम हिरन की बात करते हैं, आपने हिरन की छलांग तो देखी होगी, है ना, स्पेशली अगर कोई प्रेडेटर इनके पीछे है तो आपने देखा होगा कि कितनी बेहतरीन, कितनी स्विफ्ट ये छलांग मारते हैं, राइट। तो अगर इनकी छलांग की हम बात करते हैं तो हम बात करने वाले हैं काहे की, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पीड ऑल्सो, हम उनकी स्पीड की बात करने वाले हैं, और स्पेशली किसकी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाइट टेल डियर, हम वाइट टेल डियर की बात करने वाले हैं, जिसकी टॉप स्पीड जो है वो 35 माइल पर आवर, 35 माइल पर आवर के आसपास जाती है। और इसकी बात कर रहे हैं कि रेनडियर जो है उसकी बात हम करते हैं तो रेनडियर की तो उससे भी ज़्यादा होती है, उसकी होती है 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेनडियर जो है वो दौड़ सकता है, ठीक है। तो दोनों ही, जब हम बात करते हैं डियर्स और रेनडियर की, दोनों की स्पीड बहुत फास्ट होती है, और तभी हम उसको कहते भी हैं ना, बिल्कुल ही हिरन जैसी फुर्ती है, या हिरन जैसी चाल है, या हिरन जैसी दौड़ है, इसी वजह से बोला जाता है, राइट। हिरनी जैसी चाल, वो तो आपने सुना होगा ना, बहुत खूबसूरत चाल भी मानी जाती है इनकी। अब हम बात करने वाले हैं ऑक्टोपस की। ऑक्टोपस के जो आपको मालूम है ना कि जो 8 ही होते हैं, इनको आर्म्स बोला जाता है, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि इनको बेसिकली टेंटिकल्स नहीं बोला जाता, इनको आर्म्स बोला जाता है, लोग इनको टेंटिकल्स बोलते हैं, बट बेसिकली दीज आर आर्म्स। अब हम एक और जो फैक्ट है इनके बारे में बात करते हैं कि इनके आर्म्स तो 8 होते हैं, हार्ट जो होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। तो भगवान ने इनको बहुत भर भर के जो ऑर्गन्स हैं वो दिए हैं, 8 हाथ दे दिए हैं और 3 दिल दे दिए हैं, ठीक है। ऑक्टोपसेस हैव 2 more hearts than you do, आपके और हमारे हार्ट से ज़्यादा, and 2 hearts are used to pump blood to their gills while the 3rd heart brings blood to the rest of the body। और इनके जो वो है ना वो बहुत डिफरेंट है। पहली चीज़ जो होती है वो तो ये होती है कि भाई जो 2 हार्ट है वो क्या करते हैं, वो पंप करते हैं ऑक्सीजन को, और पंप करके कहाँ तक ले जाते हैं, उनके गिल्स को, और दूसरा हार्ट, जो तीसरा हार्ट है, वो क्या करता है, वो रेस्ट ऑफ द बॉडी तक उनकी ऑक्सीजन को ले जाता है। दे ऑल्सो हैव 9 ब्रेन्स। तो भगवान ने इनको, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल भरपूर छप्पर फाड़ के जो है ऑर्गन से नवाज दिया है, इनको 8 हाथ दे दिए हैं, 3 दिल दे दिए हैं, 9 दिमाग दे दिए हैं। इमेजिन, राइट, आप इमेजिन कीजिए कि हमारे अगर 3 दिल होते तो 3 दिन तो चलिए थोड़े बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं ना, दिल टूटते उठते भी बहुत हैं, दुखता भी बहुत है, तो वो छोड़िए, लेकिन 9 दिमाग होते तो क्या सही काम हो जाता है ना। 9 दिमाग, बिल्कुल हम क्या बोलते हैं, रावण को ऐसी उपमा दी गई थी कि उनके एकदम 10 दिमाग है। ये उपमा थी, ओरिजिनल नहीं थे उनके दिमाग, है ना, वो बनाए ज़रूर जाते हैं दशहरा पे, लेकिन ऐसे कोई 10 सर नहीं थे उनके। उनको बोला जाता है कि उनके 10 सर जितनी बुद्धि उनके अंदर थी, ओके। अब अपन आ जाते हैं वर्म्स के ऊपर। वर्म्स जो हैं वो किसी को भी पसंद नहीं होते, अनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें वर्टिब्रल कॉलम्स नहीं होते हैं, ज़्यादातर वर्म्स जो हैं वो इसी प्रजाति के होते हैं। दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि सर्टन स्पीशीज़ ऑफ एमेंथस वर्म्स जो होते हैं, जो कि रिसेंटली बिन आइडेंटिफाइड इन द मिडल वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, कैन जंप एंड डिटैच देयर टेल्स में डिस्टर्ब। अब ये जो है वर्म्स के बारे में जो हम बेसिक चीज़ जानते हैं वो क्या है कि भाई वो क्रॉल करते हैं, है ना। वर्म्स के बारे में हमको यही मालूम है कि वर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेंगते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है एक इस तरह का वर्म पाया गया है मिड वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि रेंगता नहीं है, जो कि बेसिकली क्या करता है, जो कि जंप करता है, छलांग मारता है, उछाल मारता है, छलांग मारता है, और अपनी टेल जो है वो भी डिटैच कर लेता है जब डिस्टर्ब होता है, ठीक है। ये क्वालिटी जो होती है वो बिल्कुल रेप्टाइल्स की तरह होती है। आपको मालूम है ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिजर्ड्स, तो ज़्यादातर लिजर्ड्स जो हैं वो ये चीज़ करती हैं, गेकोज, लिजर्ड्स, उनमें ये होता है कि वो जब डिस्ट्रेस्ड होती हैं या उनके कोई प्रेडेटर होता है, उनकी जो पूंछ है वो कट जाती है, तो उनमें ये चीज़ होती है कि उनकी पूंछ जो है दोबारा रीजनरेट हो जाती है। तो वो जो क्वालिटी है वो इनके अंदर भी है, वो अपने जो टेल है उसको अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो डिटैच कर देते हैं और वो रीजनरेट भी हो जाती है दोबारा। Now we are going to talk about crocodile, और crocodile की हम बात करने वाले हैं। बहुत बड़ा सा ये जीव होता है, बहुत ही जैसे बोला जाता है ना, पानी में रहने वाला सबसे बड़ा प्रेडेटर माना जाता है इसको। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी बहुत ही पावरफुल होता है, इसके जो जॉज होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत बड़ा एनिमल माना जाता है। थोड़ा सा आराम पसंद होता है, दोनों जगह रह लेता है, पानी में भी रह लेता है, पानी के बाहर भी रह लेता है, पानी के आसपास पाया जाता है। आराम करना, धूप सेकना इनको बहुत पसंद होता है। तो नॉर्मली ये बाहर चट्टानों पे आपको, बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती हैं उनके अगर आप देखेंगे तो बाहर आपको चट्टानों पे आराम करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके जो नाइल रिवर की जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो अमेज़न में और नाइल में जो रिवर्स में जो क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, उनकी जो प्रजाति है वो भी जो नॉर्मल
क्रोकोडाइल की प्रजाति है उससे बड़े पाए जाते हैं। वैसे इंडिया में भी क्रोकोडाइल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे चंबल में बहुत ज़्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं, नर्मदा में मगरमच्छ की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस तरह से काफ़ी पाए जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नाइल क्रोकोडाइल की। नाइल क्रोकोडाइल ना सिर्फ बहुत बड़े होते हैं, साइज़ में आकार में बहुत बड़े होते हैं, बल्कि इनका लाइफ स्पैन भी नॉर्मल क्रोकोडाइल से थोड़ा ज़्यादा होता है, लंबा होता है। और आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल टोटोइस की तरह, है ना, टोटोइस की जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत लंबी होती है, लाइफ स्पैन काफ़ी लंबा होता है। उन्हीं की तरह नाइल में जो क्रोकोडाइल पाए जाते हैं उनकी लाइफ साइकिल काफ़ी लंबी होती है, एंड दे कैन लिव अप टू अ कंप्लीट सेंचुरी, पूरी सेंचुरी जो एक शताब्दी है उस तक भी वो जी सकते हैं, विच मीन्स 100 years, right? We're talking about 100 years. And they can do a lot of damage over the course of those 100 years. मतलब ये predators तो हैं ही, और इस पर आप ये कह सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं नाइल की या नाइल डेल्टा की, तो जो क्रोकोडाइल्स हैं वहाँ पे माना जाता है औसतन, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज, औसतन 200 से 250 लोगों का जो जान है वो ह्यूमन लाइफ की, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लाइफ जो है वो क्रोकोडाइल ले लेते हैं इन द नाइल अलोन। सिर्फ नाइल की अगर हम बात करते हैं तो नाइल क्रोकोडाइल अटैक्स में ही तकरीबन 200 से 250 लोगों की जान जाती है प्रति वर्ष। तो ये बहुत बहुत ख़तरनाक भी होते हैं और बहुत हानिकारक भी होते हैं, राइट? तो आपको इनके आसपास बिल्कुल भी नहीं भटकना है। अब हम बात करने वाले हैं रेवंस की, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रेवंस। एंड द रेवंस, आज आपको मालूम है, ये होते हैं कौवे के बड़े भाई, है ना? तो हमने इनके बारे में पढ़ा है, और हमने इनके बारे में क्या पढ़ा है? एक तो हमने रेवंस के बारे में ये चीज़ पढ़ी है कि मास्टर्स ऑफ डिसेप्शन होते हैं। कैसे होते हैं? Just how smart are ravens? A 2002 study published in Animal Behavior found that these tricky birds have the ability to deceive each other. ये एक दूसरे को ही धोखा ले लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। The entire corvid family, which include crows, ravens and jays, is exceptionally intelligent. These birds also have been known to play pranks on one another and to tease other animals. अब इसमें वैसे कौवे को भी कहा जाता है कि उनमें बहुत दिमाग होता है, लेकिन कौवा somehow हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बेचारे को हम बहुत ज़्यादा अच्छा या एक्सक्लूसिव बर्ड नहीं मानते, भगवान जाने क्यों। हालांकि दिखता बड़ा सुंदर है वो, लेकिन फिर भी नहीं होता। कबूतर जो है वो बेटर माना जाता है कौवे से। हालांकि कुछ ब्रिटिश पोएट्स हैं जिन्होंने कौवे के ऊपर, क्रो के ऊपर और रेवंस के ऊपर बड़ी अच्छी पोइट्री लिखी है, बड़ी शानदार पोइट्री लिखी है उनके एकदम जेट ब्लैक कलर के ऊपर और उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर और उनकी क्लेवरनेस के ऊपर। लेकिन हम लोग कौवे को अच्छा नहीं मानते। कौवे की अहमियत हमारे यहाँ सिर्फ तब होती है जब श्राद्ध का टाइम होता है और श्राद्ध में खाना खिलाना होता है कौवे को, और तब कौवे की ढूंढ मचती है और कौवे को ढूंढा जाता है ना। और आजकल तो ऐसा युग आ गया है कि रूरल एरियाज छोड़ दीजिए तो कौवा ढूंढने से भी नहीं मिलता है। चलिए अभी बात करने वाले हैं अपन उसके बड़े भाई की, रेवन की। और रेवन के बारे में भी अपन क्या जानने वाले हैं, ये थोड़ा सा ब्रिटिश में इसकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है ना। वो मैंने आपको बताया था कि लंदन टावर में बहुत अहमियत है। ये माना जाता है कि भाई रेवन जो है वो रॉयल गार्ड के तौर पर तैनात हैं लंदन टावर में, है ना। और वहाँ पे माना जाता है कि 7 रेवन हैं, 6 जो हैं वो तो तैनात हैं और 1 को सरप्लस में रखा जाता है कि इन केस अगर इन 6 में से कुछ किसी को हो गया तो 7वां जो है वो रहेगा। और ये माना जाता है कि अगर ये रेवंस जो हैं ये अगर लंदन टावर को छोड़ के चले गए, उड़ गए वहाँ से, तो ये माना जाएगा कि जो ब्रिटिश मोनार्की है वो भी कोलैप्स कर जाएगी और रानी का जो राज है, जो ब्रिटिश साम्राज्य है, उसका भी अंत हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो इस वजह से इनके ऊपर ख़ास नज़र रखी जाती है और ख़ास इनकी देखभाल की जाती है। और प्रिंस चार्ल्स खुद निगरानी करते हैं कि इनके ऊपर ध्यान रखा जाए और इनको अच्छे से इनका लालन पोषण हो और ये बहुत दूर तक इनको उड़ के ना जा पाएँ, इसलिए इनका जो पर हैं वो भी क्लिप कर दिए गए हैं। खैर, ये तो हम बात करने वाले हैं कहाँ की, ब्रिटिश मोनार्की की या ब्रिटिश रॉयल्टी की। अब हम बात कर रहे हैं इन जनरल कि ये जो इनकी जो प्रजाति है जिसको हम कहते हैं कॉविड प्रजाति, ये इसमें कौवे भी आ जाते हैं, रेवंस भी आ जाते हैं, सारे बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये एक दूसरे को भी ब्लफ कर लेते हैं और ये बाकी के साथ भी बड़े शैतान भी होते हैं, मस्ती भी करते हैं, बहुत मस्तीखोर होते हैं, प्रैंकस्टर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रैंक खेलते हैं और दूसरी स्पीशीज़ को भी आँख में धूल झोंकने के लिए मस्ती करते हैं, ट्रिक्स करते हैं और प्रैंक्स खेलते हैं, राइट। और ये एक दूसरे को डिसीव भी कर लेते हैं, धोखा भी दे लेते हैं। आप ये धोखा, आप इसको अच्छे सेंस में भी ले सकते हैं, मजाकिया सेंस में भी ले सकते हैं, पर दे आर नोन एज गुड डिसेप्टर्स। अब अपन आ जाते हैं 62 पे, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रैट्स, राइट।
दिस गाय। और यहाँ पे जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये बिल्कुल हंसते हुए रैट की है और ये एनिमेटेड है ऑफ कोर्स। एंड व्हाट वी मीन बाय रैट इज कि आपको मालूम है कि रैट्स जो है वो हंसते हैं, दे कैन ग्रिन एंड दे कैन लाफ, नॉट ओनली ग्रिन दे कैन प्रॉबली लाफ। वेल साइंटिस्ट डोंट एग्जैक्टली थिंक दे हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, रैट्स विल मेक अ लाफ लाइक साउंड व्हेन टिकल्ड। अब ये भाई ये जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने करके देखा है उनका ऐसा मानना है और उनका ऐसा शोध है और उनका ऐसा कंक्लूजन है कि अगर आप टिकल करेंगे ऐसे 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 करके टिकल करेंगे ना, जैसे इनकी ये है बेली, अगर आप इसको टिक 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 ऐसे करेंगे तो ये हंसेंगे। ये उन साइंटिस्ट का मानना है, भगवान जाने वो सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से हंसते हैं या उनको कोई सेंसेशन होता है इसलिए हंसते हैं, और वो हंसते भी हैं या नहीं हंसते हैं ये भी नहीं पता। लेकिन वो जो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये शोध किया है उनका ये कहना है कि जो चूहे हैं भाई साहब, अगर आप उनको ऐसे 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 गुदगुदी करेंगे या टिकल करेंगे तो वो हंसेंगे। अब ये तो वो साइंटिस्ट जाने या जो बाकी बायोलॉजिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट हैं वो जाने, लेकिन ये एक रोचक जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। तो अगर आपसे कोई बोले तो आप भी ये कह सकते हैं कि हाँ भाई चूहे जो हैं वो हंसते भी हैं। अब अपन बढ़ते हैं आगे और अपन बात कर लेते हैं टाइगर की। सीधा आप देख रहे हैं कॉन्ट्रास्ट, कहाँ चूहा कहाँ शेर, बिल्कुल अपन इतना ही कॉन्ट्रास्ट एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, राइट। अपन पूरे जितने ना, अपन कहीं चूहा, कहीं शेर, कहीं बिल्ली, कहीं कुत्ता, अपन सब किसी को नहीं छोड़ेंगे, अपन सब कवर करेंगे अपन, ठीक है, बढ़िया से। तो अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं इनकी, जो कि बहुत ही रॉयल हैं, हमारे राष्ट्र पशु हैं और जिनकी बहुत 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 ख़तरनाक जो होती है इनकी दहाड़ होती है और इनकी स्ट्राइप्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इनकी बात कर लें कि जो स्ट्राइप्स है ना इनके ऊपर, ये कई लोगों का मानना है, कई लोगों को लगता है कि इनका जो फर है वो स्ट्राइप्ड है, राइट। तो टाइगर का जो फर होता है वो स्ट्राइप नहीं होता, बेसिकली उनकी जो स्किन होती है वो भी स्ट्राइप्ड होती है। तो अगर आपको कोई टाइगर कभी मिल जाए और अगर आपको ऐसा सौभाग्य हो कभी कि आप उसको शेव करके देख सकें उसके फर को, तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो ना सिर्फ उसके फर के ऊपर स्ट्राइप्स हैं बल्कि जो उसकी स्किन है वो भी स्ट्राइप्ड है। अब ये बात अलग है कि अगर आप ऐसे कुछ कोशिश करेंगे तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा या वो टाइगर आपके साथ क्या करेगा, लेकिन मुद्दा ये है कि सिर्फ उसका फर स्ट्राइप नहीं होता, उसकी पूरी की पूरी स्किन जो होती है वो स्ट्राइप्ड होती है और उनकी जो स्ट्राइप्स होते हैं वो बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह अलग अलग होते हैं। हर टाइगर के स्ट्राइप्स बिल्कुल एक दूसरे से जुदा होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं। यू माइट थिंक इट्स जस्ट देयर फर बट नो टाइगर्स हैव स्ट्राइप्ड स्किन एंड स्पीकिंग ऑफ दोज स्ट्राइप्स मच लाइक अ फिंगरप्रिंट दे आर यूनिक टू एवरी टाइगर। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू अनदर वन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कैट्स। अब हम आ गए हैं टाइगर के बारे में बात करने के बाद हम आ गए हैं टाइगर की किसके बारे में बात करने वाले में, टाइगर की बिल्ली मौसी के ऊपर, ठीक है। अब हम बिल्ली मौसी के ऊपर बात करने वाले हैं और हम क्या बात करने वाले हैं, कैट्स रिकॉग्नाइज देयर ओन नेम बट चूज नॉट टू रिस्पॉन्ड। अब ये बड़ा बहुत ही बहुत ही चतरी सी जीव होती है, ये बहुत ही चतरा प्राणी माना जाता है कैट। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको उनकी आवाज़ समझ में नहीं आती। अगर आप इनको इनका नाम जो भी आपने इनका नाम रखा है, इनका नाम आपने बिल्लू रख दिया या इनका नाम आपने कोई अच्छा चलिए अंग्रेजी सा नाम, आप वॉल्स रख देते हैं, इनका नाम है ना वॉल्स रख दिया, तो कई बार ऐसा होता है कि डॉग्स को आपने आवाज़ दी और वो फट से आ जाएंगे दो मिलाते हुए। बिल्लियां जो होती हैं वो इस मामले में बहुत ही कनबटेरी, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में एकदम अवधी भाषा में कनबटेरी करना, कि बिल्कुल सुन लिया लेकिन अनसुना कर दिया कि हमने सुना ही नहीं आपने क्या बोला, है ना, ये काम ये बहुत करती हैं। तो इनके साथ क्या चक्कर होता है कि ऐसा नहीं है कि इनको सुनाई नहीं दिया या ऐसा भी नहीं है कि इनको इनका नाम पता नहीं है, इनको बिल्कुल अच्छे से मालूम है इनका नाम बिल्लू है या इनका नाम वॉल्स है, बहुत बढ़िया से जानती हैं ये। लेकिन ये क्या करती हैं, ये सिर्फ बस ये एक्ट करती हैं कि भाई हमने नहीं सुना, हमें तो नहीं पता, मतलब बहुत ही इनोसेंट सी बन जाती है कि हमने तो सुना ही नहीं, हमें क्या पता आप किसको बुला रहे हैं। वैसा है इनके साथ। Sorry, cats owners, you're not just being paranoid. Your pet does know when you're calling their name and they're ignoring you anyway. In the 2019 study published in the Scientific Reports, researchers discovered that while cats can distinguish their own name, they don't necessarily feel obligated to respond. मतलब ये अपने आप को ना बहुत ही elite टाइप का कुछ क्लास समझती हैं और उनको लगता है they are not obliged. They are under no obligation to respond. अगर आप इनको नाम ले रहे हैं तो ठीक है, ले रहे होंगे, हमारी मर्जी होगी हम जाएंगे, हमारी मर्जी होगी हम नहीं जाएंगे। भाई अब मतलब बिल्ली मौसी हैं, बिल्कुल टाइगर की मौसी हैं, तो उसी तरह का थोड़ा सा इनका वो है, जलवा है कि मतलब आपने बुलाया तो ऐसा मतलब थोड़ा है कि बिल्कुल जाके खड़े हो जाएं। तो वो अगर उनको मूड होगा तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी बिल्ली जो है वो आप
वो बेचारी समझ नहीं पाई कि आप उसको बुला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अच्छे से समझती है कि आप उसको बुला रहे हैं, वो जान के सुनना नहीं चाहती और जान के आपकी जो इंस्ट्रक्शन या कमांड जिसको आप समझते हैं उसको बहुत ही रॉयल इग्नोर मार देती है। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे और अपन बात करने वाले हैं काऊ की। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द काऊ। एंड हम अब बात करने वाले हैं, ये भी बहुत मूडी होती हैं। ठीक है, काउस को हम बोलते हैं बिल्कुल गाय की तरह सीधा प्राणी है, बिल्कुल गाय है, वो तो बिल्कुल गाय है ना। कोई बड़ा सीधा सच्चा प्राणी हमको दिखता है मासूम सा, तो हम उसको कहते हैं वो तो बिल्कुल गाय है, या फिर हम उसको बोलते हैं बिल्कुल अल्लाह की गाय है ये तो, है ना, उसको हम बोलते हैं। लेकिन गाय के बारे में आपको मालूम है कि गाय को हम मूड से कभी वो नहीं करते कि गाय मूडी नहीं हो सकती, है ना। बुल हम सोच सकते हैं मूडी है, बैल जैसी खोपड़ी है, बिल्कुल बैल जैसा दिमाग है उनका, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, ठस दिमाग का है, बिल्कुल बैल है दिमाग से बोला जाता है ना। लेकिन आपको मालूम है कि गाय की जब बात होती है तो गाय भी बहुत मूडी होती है, उनके भी अपने मूड होते हैं भाई साहब, उनके भी अपने मूड स्विंग्स होते हैं जो बढ़िया होते हैं एकदम। ठीक है, तो अगर आप उनको म्यूजिक सुनाते हैं तो, और ये रिसर्च ये अपनी हम नहीं बोल रहे हैं फिर से, ये अगेन हम आपसे बोल रहे हैं बार बार कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाइसेस्टर में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ने फाइंड आउट किया है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है कि काउस जो है वो 1.54 मोर पाइंट्स पर डे और 3% इंक्रीज दिया गया दूध में, जो उनकी दूध देने की जो अमाउंट था दूध, उसमें बढ़ोतरी हुई कितनी, 1.54 मोर पॉइंट्स उनने दिया अ डे, जो कि 3% इंक्रीज था उनके डेली जो वो दूध देती थी उसमें, व्हेन दे वर प्लेड स्लो म्यूजिक एज अपोज टू द अपबीट ट्यून्स। ठीक है, जब उनको स्लो बड़ा अच्छा सा मेलोडियस सा गाना लगाया गया और उनको सुनाया गया तो उनके जो दूध देने का जो अमाउंट है, जो दूध की जो संख्या है वो एकदम से बढ़ गई है 3% तक। और ख़ासकर तब जब आपने उनको कोई बहुत ही ढिंचक 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 म्यूज़िक लगाया तो वो उनको पसंद नहीं आया। तो आप अगर उनके मूड के हिसाब से अगर आप गाना लगाएंगे, म्यूज़िक लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि उनका जो दूध देने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। ठीक है, तो वो बहुत मूडी होती है इस मामले में। आपको वो मुँह से तो बेचारी बोल नहीं पाती कि हमारी पसंद का म्यूज़िक लगा दो, तो इसका ध्यान आपको खुद रखना है। ठीक है, आपको स्वयं रखना है। अगर आप कैटल रेयरिंग करते हैं या आपके परिवार में कोई कैटल रेयरिंग करता है तो आप उनको ये ट्रिक और टिप दे सकते हैं कि भाई अच्छा अच्छा म्यूज़िक लगाओ, उनकी पसंद का म्यूज़िक लगाओ, जिससे उनकी आत्मा जो है थोड़ी गदगद हो, तो वो अच्छा अच्छा दूध देंगी। ठीक है, तो ये आप एक पॉइंट आगे बोल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे की, अपन बात करने वाले हैं बटरफ्लाइज की। बटरफ्लाइज जैसे आपको मालूम है कि बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर इंसेक्ट अगर आपके दिमाग में कोई बोले तो आपके दिमाग में क्या आएगा, बटरफ्लाई, है ना। इससे सुंदर इंसेक्ट शायद कोई सा भी नहीं होता। नाउ आपको मालूम है कि बटरफ्लाइज जो होती हैं वो बहुत अच्छी, उनकी बहुत प्रजातियां होती हैं, बहुत तरह तरह की, बहुत ही भांति भांति के कलर्स की बटरफ्लाई होती हैं, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि बटरफ्लाइज जो है बेसिकली वो स्वाद जो है उसकी अनुभूति वो करती हैं अपने पैरों से। येस, दे हैव टेस्ट, दे फील द टेस्ट थ्रू देयर फीट। Alright, so not only do butterflies taste using their feet, their receptors on their legs are also 200 times stronger than human taste bud. अब ये माना गया है कि भाई हमने बात की थी कि हम 9000 टेस्ट तक अलग अलग पहचान सकते हैं, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसेप्टर्स, ना सिर्फ वो अपने पैरों के जरिए खाने का स्वाद लेती हैं, बल्कि उनके जो टेस्ट बड हैं, जो उनके रिसेप्टर्स हैं, वो हमारे टेस्ट बड से 200 गुना ज़्यादा सेंसिटिव है when it comes to taste and identifying of the taste. When a butterfly lands on the plant, they use these sensors to determine whether or not what they are standing on is edible. अब वो क्या करती हैं, अगेन ये भी बहुत वो होती हैं, बड़ी सिलेक्टिव होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी फूल पे बैठ गई हैं तो उसका जाके ये रस जो है वो, नेक्टर जो है वो सक करेंगी, बिल्कुल नहीं। ये जाएंगी, उनको अगर टेस्ट जो उनका पैरों से उनको समझ में आ गया कि भाई ये टेस्ट अच्छा है, नहीं है, एडिबल है, खाने लायक है, नहीं है, बढ़िया होगा, नहीं होगा स्वाद, अगर उनको बढ़िया लगेगा, अगर उनके रिसेप्टर्स जो है उनको सिग्नल देंगे कि भाई ये टेस्ट जो है बढ़िया लग रहा है, एडिबल है, इसको खा लो, तो ही वो कहीं खाएंगी। वरना वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी बैठ गई हैं तो वहाँ पे वो उसका वो रस जो है वो ले लेंगी, ना 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 ना। दे आर वेरी सिलेक्टिव, और उनका जो एडिबल है या नहीं है वो डिटर्मिन करती है उनके सेंसर्स के इस्तेमाल से। ठीक है, और वो सेंसर्स उनको बताते हैं कि वो खाने लायक चीज़ है या नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं 67th की। The spur-winged goose's diet make it poisonous. तो अभी हम बात करने वाले हैं एक गूस की, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक गूस की।
और इसके बारे में एक चीज़ कही जा रही है कि भाई इसकी जो डाइट है ना वो इसको बड़ा पॉइजनस बना देती है। तो कई लोग क्या होता है, कई प्रांतों में, कई जगहों पे डक को, गूस को लोग खाना पसंद करते हैं, या और भी जो तरह के बर्ड्स होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा क्वेल को लोग खाना पसंद करते हैं, कबूतर को लोग खाना पसंद करते हैं, तीतर, बटेर, लवे, इस तरह की जो बर्ड्स होती हैं इनको लोग खाना पसंद करते हैं, डक्स को, टर्की, है ना। तो गूस को की बात हो रही है कि अगर आप गूस को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अगर आप खासकर बात कर रहे हैं अफ्रीका की, सब सहारन अफ्रीका में अगर वहाँ पे आपको ये गूस मिलती है तो अगर आपका दिल करता है इसको खाने का तो आपको इसको बिल्कुल नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि ये जो गूस है ये बर्ड जो होती है नेटिव है सब सहारन अफ्रीका की, उसके फ्लैश जो है वो पॉइजनस हो जाता है क्योंकि ये ब्लिस्टर बीटल्स की डाइट लेती है। ठीक है, ब्लिस्टर बीटल्स एक तरह के बीटल्स होते हैं, उनका जो पेटेंट जो खाना है, इनका जो नेचुरल फूड है वो इनका ब्लिस्टर बीटल्स होता है और इस कारण ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए पॉइजनस होती है। ठीक है, और इसको कहा जाता है कि इसके अंदर किस तरह का एक डेडली पॉइजन पनप जाता है क्योंकि ब्लिस्टर बीटल्स ही वो पॉइजन जो है, जब हम बात करते हैं कैथराइडन की, तो ये जो सब्सटेंस है ये ब्लिस्टर बीटल ही बनाते हैं और इसकी वजह से इनके शरीर में इसकी जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और केमिकल बर्न्स भी इससे होने लगते हैं। एक तरह का इसको ब्लिस्टर पॉइजन भी कहा जाता है और अगर इसको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये डेडली भी हो सकता है। तो इसकी मात्रा इनके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इनके फ्लैश में आ जाती है और इस वजह से इनको खाना बिल्कुल नहीं चाहिए, कंज्यूम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है कि इसी तरह की एक बात बोली जाती है मोर के बारे में भी। हालांकि मोर तो वैसे ही हमारा राष्ट्र पक्षी है तो उसको मारना जो है वो तो बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है हमारे यहाँ, नॉन बेलेबल क्रिमिनल ऑफेंस है हमारे यहाँ। लेकिन मोरों को भी इसी वजह से जो पहले लोग कई बार मोर का शिकार भी किया करते थे, मोर भी खाया करते थे, मोर भी प्रिमिटिवली जो है लोग जब कंज्यूम किया करते थे तो कहा जाता है कि मोर को भी इसी वजह से नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो सांप जो होते हैं ना उनको कंज्यूम करते हैं, वो उनकी नेचुरल स्टेपल डाइट का हिस्सा होते हैं, वो सांप को खाते हैं तो उनके भी फ्लैश में जहर की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है एंड दैट कुड बी फेटल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट गूज और मैंने एक जानकारी आपको मोर के बारे में भी दे दी। हालांकि मोर को अब कोई नहीं मार के खाता, ये बहुत प्रिमिटिव टाइम की बात हो रही है। अब हम बात करने वाले हैं वेम्पायर की, वेम्पायर बैट्स की हम बात करने वाले हैं। सलाइवा कीप्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। वेम्पायर बैट्स जो है एक प्रजाति है बैट्स की, डू मोर देन जस्ट बाइट देयर प्रे, दे आल्सो कीप द अदर एनिमल्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। द सलाइवा वर्क्स एज एन एंटी coagulant so that the blood can flow freely as they feed. As another fun fact, the protein in the anticoagulant has been nicknamed Draculan spooky, isn't it? It is a spooky, of course it is a spooky. जब हम बात करते हैं वैम्पायर बैट्स की तो ना सिर्फ वो अपने प्रे को बाइट करते हैं या काटते हैं बल्कि वो क्या करते हैं, वो उनके एनिमल को, दे ऑल्सो कीप अदर एनिमल्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, वो उनके ब्लड को क्लॉट होने से भी रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं? क्योंकि उनकी सलाइवा एंटीकोगुलेंट होती है और इसके कारण क्या होता है कि ब्लड जो है वो आसानी से फ्लो हो जाता है और वो क्लॉट नहीं होता। और इसी कारण से जब हम बात करते हैं ये जो प्रोटीन होते हैं इनकी एंटीकोगुलेंट, इनकी सलाइवा में, उसी की वजह से इनका जो नाम है वो ड्रैक्युलन रखा गया है या वेम्पायर पड़ा है ना। तो ये बड़ा सा स्पूकी सा एक फैक्ट है बैट्स के बारे में। नाउ लेट्स get to the 69th and we are going to talk about wombat. Wombat की हम बात करने वाले हैं और अभी हम wombat की बात नहीं करने वाले हैं। We are going to talk about the poop of wombat and we are talking about कि उसकी जो poop का शेप होता है ना वो क्यूब शेप्ड होता है, ठीक है, वो क्यूब शेप्ड होती है। एंड वी आर सेइंग द वॉम्बैट यूज्ड देयर ड्रॉपिंग्स टू वार्म अदर एनिमल्स टू स्टे ऑफ देयर turf. Luckily, their cube-shaped poop makes it easy to see the spot is governed by wombat, as a little square tends to stay put more easily than a spherical dropping would. तो basically ये जो है, जो वहाँ के जो natural local लोग हैं उनको पता चल जाता है because of the shape of their poop, ये पता चल जाता है कि यहाँ पे wombats रह रहे हैं और ये उनकी restricted या उनकी territory है या उनका जो जिसको बोलते हैं ना उनका area है और इस वजह से लोगों को ये पता भी चल जाता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा वहाँ से दूर रहते हैं। दैट इज इट। और इसकी बात करते हैं, वॉम्बैट्स वैसे खतरनाक नहीं होते बट स्टिल वो अपनी टेरिटरी जो है वो डिफाइन कर देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग टॉल गाय एंड वी आर टॉकिंग अबाउट जिराफ।
ओके हम जिराफ की बात करने वाले हैं और जिराफ की बात में हम ये बात करने वाले हैं कि ना सिर्फ इसकी जीभ काली होती है, 20 इंच लंबी होती है और गर्दन बहुत लंबी होती है, हम अब बात करने वाले हैं इसके स्पॉट्स के बारे में। जिराफ के जो स्पॉट्स होते हैं ना, जो कि बहुत ही लाइट ब्राउन पे डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि उनके डार्कर स्पॉट्स आर मोर डोमिनेंट। मतलब क्या होता है, यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट द कलर ऑफ जिराफ स्पॉट अकॉर्डिंग टू अ 2019 स्टडी इन एनिमल बिहेवियर के ऊपर एक शोध किया गया था। उसकी कंक्लूजन के तौर पे ये बात सामने आई है कि जिराफ के जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, पता चलता है कि वो जिनके डार्क स्पॉट्स होते हैं मतलब वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, उन जिराफ से जिनके स्पॉट्स थोड़े से लाइट होते हैं। डोमिनेंट मतलब ज़्यादा अपनी अपनी चलाते हैं, ज़्यादा ना लीडरशिप क्वालिटी टाइप की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, डोमिनेंट होते हैं, थोड़ी सी हाँकते हैं अपनी अपनी, है ना। और बाकी जिनके लाइट होते हैं वो बेचारे वैसे भी थोड़े से सबमिसिव से होते हैं, लाइट से होते हैं, सुन लेते हैं, दब लेते हैं टाइप के, ठीक है। तो डार्क स्पॉटेड जिराफ ऑल्सो टेंड टू बी मोर सॉलिटरी, और इनका ये भी मतलब होता है कि डार्क जिनके स्पॉट्स होते हैं वो ना सिर्फ डोमिनेंट होते हैं, अपनी अपनी हाँकते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, थोड़े से बॉसी टाइप होते हैं, बल्कि वो थोड़े से सॉलिटरी भी होते हैं। उनको ज़्यादा ग्रुप्स में, हर्ड्स में रहना पसंद नहीं होता। उनको लगता है कि वो अपने आप में ही बड़े सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ सफिशिएंट टाइप के हैं, तो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ये एक फन फैक्ट है। इसके बाद अपन आ जाते हैं 71 में एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डॉल्फिन्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्काज व्हेल। आपको मालूम है ना, व्हेल्स की एक प्रजाति ऑर्का, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और ये कहा गया है कि ऑर्का जो होती है वो किलर व्हेल्स होती हैं, ठीक है। लेकिन उनकी एक और बड़ी मज़ेदार सी बात ये होती है कि अगर उन व्हेल्स को, ग्रुप ऑफ किलर व्हेल्स हैव देयर ओन डायलेक्ट, उनकी अपनी एक बोली होती है ना, अपनी भाषा होती है, अपनी बोली होती है, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। लेकिन अगर उनको आप ये करते हैं कि 2014 में एक स्टडी पब्लिश की गई, जर्नल ऑफ अकाउस्टल सोसाइटी ऑफ अमेरिका रिवील्ड दैट ऑर्कास, अगर आप ऑर्कास को साथ में रख दें बॉटल नोज डॉल्फिन्स के, है ना, अगर आप उनको एक साथ ले आएँ, एक साथ उनको रख दें, तो ये देखा गया है कि ऑर्कास जो हैं बहुत जल्दी, दे आर वेरी क्विक टू लर्न, और वो अपने साथ रहने वाली डॉल्फिन्स की जो बोली है ना, जो बात है, जो उनकी बोलने का तरीका है, जो कम्युनिकेशन का तरीका है, वो बहुत जल्दी से पकड़ लेती हैं, बहुत जल्दी पिक कर लेती हैं और बहुत बढ़िया मिमिक करती हैं, ठीक है। तो उनकी डॉल्फिन्स की जो लैंग्वेज है उसको बहुत बढ़िया तरीके से वो रेप्लिकेट कर लेती हैं, अगर वो थोड़े लंबे टाइम तक, थोड़ी लंबी अवधि तक उनके साथ रह लें तो ये आ गया एक फैक्ट डॉल्फिन्स के बारे में और ऑर्कास के बारे में। नाउ वी आर कमिंग अबाउट 72nd पे, और हम बात करने वाले हैं क्वीन मोल रैट्स मेक अदर फीमेल मोल रैट्स इनफर्टाइल। ओके, तो टू इंश्योर द डोमिनेंस द क्वीन मोल रैट works to make it impossible for other female rats to have their litter. In fact, the queen can produce a substance in a urine that renders other females mole rat infertile. तो इसमें बेसिकली क्या करती है, जो क्वीन मोल रैट है, शी वांट्स टू बी द ओनली वन, वो चाहती है कि उसका जो डोमिनेंस है, उसका जो वर्चस्व है वो कभी ख़त्म ना हो, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमेशा बनी रहे। तो इस कारण वो क्या करती है, वो जो बाकी फीमेल मोल रैट्स हैं उनको इनफर्टाइल कर देती है, उनको शी मेक्स इट इम्पॉसिबल उनके लिए कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए या उनके बेबीज़ हो पाएँ, ठीक है। और वो ये कैसे करती है, वो ये काम वो करती है कि वो हैव्स थ्रू लिटर, इन फैक्ट द क्वीन कैन प्रोड्यूस सब्सटेंस, वो एक सब्सटेंस होता है उसकी यूरिन में, जिसकी वजह से वो ये कर पाती है दैट रेंडर्स, जो बाकी जो फीमेल मोल्स हैं उनको वो उसके थ्रू, जब अगर वो यूरिन के थ्रू उसके अंदर ऐसा सब्सटेंस होता है कि अगर वो रेंडर की जाए, मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर अदर फीमेल रैट्स टू हैव लिटर इन फैक्ट, और वो उनको इनको इनफर्टाइल करने में केपेबल होती है। अब हम बात करने वाले हैं 73rd फैक्ट ही, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हॉर्न लिजर्ड स्क्वर्ट ब्लड फ्रॉम देयर आईज। देखिए, राइट, हॉर्न्ड लिजर्ड की हम बात करने वाले हैं। हॉर्न लिजर्ड हैज अ प्रीटी impressive trick for evading predators. When a horned lizard finds itself in a perilous situation, it can squirt a stream of blood from its eyes. The predators then run off because, well, wouldn't you? Of course. ठीक है, तो वे क्या करती हैं कि इनके पास एक बड़ा, इनको जब अपने प्रेडेटर्स से बचना होता है, एक तो ये दिखने में बड़ी टिपिकल सी होती है ना, हॉर्न्ड होती हैं, इनकी पूरी बॉडी पे ऐसे ऐसे से बहुत ही स्पाइक्स सी होती हैं और दिखने में वैसे ही थोड़ी सी खतरनाक होती हैं। पाई कहाँ जाती हैं, एरिड रीजन्स में, और वहाँ पे क्या होता है, जब प्रेडेटर्स होते हैं और जो प्रेडेटर्स इन पर हमला करने वाले होते हैं, तो ये ट्रिक खेलना इनको बहुत सही आता है। इनका जो बॉडी है वो इस तरह से होती है कि स्क्वाट कर सकती हैं ब्लड, है ना, ब्लड जो है वो ला सकती हैं अपनी आँखों के आसपास, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसकी वजह से क्या
होता है, जब ये ब्लड आ जाता है इनकी आंखों के आसपास, तो इसकी जो रेड कलर होता है या इसकी वजह से जो भी वजह होती होगी, जो प्रेडेटर्स हैं, जो भी इस पर हमला करने वाले होते हैं, वो अपने आप ही 2 कदम पीछे हट जाते हैं और डर के भाग जाते हैं। तो ये आप इनको प्रेडेटर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो इतना खतरनाक जीव, ऊपर से उसके आंखों में एकदम खून उतर आता है लिटरली, तो कोई भी भाग जाएगा, है ना। आप और मैं होंगे तो भी हम भाग जाएंगे, हम तो वैसे भी भाग जाएंगे इसको देख के, बहुत ही खराब है। अब अपन आ जाते हैं 74th में और हम बात करने वाले हैं कैटफिश के बारे में। कैटफिश हैव टॉट देमसेल्व्स हाउ टू किल पिजन्स, राइट। कैटफिश आप एक मछली जो कबूतर का शिकार कर सकती है, कैन यू इमेजिन, मछली जो कबूतरबाज है, सी दैट, राइट। तो रिलैक्स, पिजन्स इट्स नॉट all catfish, but yes, in southwestern France, a group of European catfish have learned to kill pigeons, launching themselves out of water to grab a sunbathing baths. अब ये सारी कैटफिश की बात नहीं हो रही है, मतलब ये सारे के सारे कबूतरों को डरने की, पूरी दुनिया में जो कबूतर है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम एक पर्टिकुलर जगह की, एक पर्टिकुलर प्रांत की बात कर रहे हैं, और बात कहाँ की कर रहे हैं, हम वो प्रांत की बात कर रहे हैं। एक बेसिकली साउथ वेस्टर्न फ्रांस में एक यूरोपियन कैटफिश है ना, यूरोपियन प्रजाति की कैटफिश है, जिन्होंने ये ट्रिक सीख ली है कि भाई वो जो कबूतर हैं जो पानी के बाहर आराम से बैठे हुए हैं ना, धूप सेकते हुए बैठे हैं या ऐसे ही बैठे हैं रॉक्स पे, तो ये बढ़िया से कैटफिश बाहर आती है ना, तैरते तैरते बाहर आई वहाँ पे, और बढ़िया से इन्होंने पता नहीं कैसे ये ट्रिक सीख ली है कि बाहर पानी के निकलती हैं, ग्रैब करती हैं पिजन को और खींच के पानी में ले जाती हैं और उसको खा जाती हैं। तो ये बड़ी अनोखी सी जानकारी है, ये आपको भी सुनने में शायद नहीं आई होगी कि कोई मछली जो कि कबूतर को खा सकती है, राइट। तो दिस इज अ फैक्ट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट फैक्ट। ये हमारा आखिरी फैक्ट है, 75वां फैक्ट है हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, और हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव क्रोकोडाइल्स कुड गैलप। ये बात करने वाले हैं, आपको मालूम है ना, जब हम प्रिमिटिव क्रोकोडाइल्स की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्री हिस्टोरिक टाइम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम्स जो कि बहुत साल, सदियां पहले की बात हम कर रहे हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स पहले की, है ना। तब से ये जो जीव हैं ये दुनिया में धरती पे पाए जाते हैं, तो हम इनकी बात कर रहे हैं। इफ़ यू थिंक क्रोकोडाइल्स आरंट फ्राइटनिंग इनफ, कंसिडर दिस। अगर आपको लगता है कि भाई ये वैसे आपको इनसे डर नहीं लगता, वैसे तो शायद ही कोई प्राणी हो जिनको इनसे डर नहीं लगेगा अगर ये सामने दिख जाएं तो, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं अगर ये लगता है कि भाई इनसे इतना डरने वाली क्या चीज़ है, तो ठीक है, तो इनके बारे में आप ये सोच के देखिए कि ये गैलप भी कर सकते हैं। मतलब व्हाइल मॉडर्न डे क्रोकोडाइल कैन मूव सरप्राइजिंगली फास्ट, जायंट क्रोकोडाइल ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड की बात हम कर रहे हैं ना, क्रिटेशियस पीरियड हम बहुत शुरुआती, वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियन ऑफ ईयर्स बैक, could use their legs to chase and kill dinosaur। ये बेसिकली माना जाता है कि नॉट ओनली दे कैन गैलप, पर ये भी कहा जाता है कि भाई क्रिटेशियस टाइम के जो थे ये बेसिकली इतना तेज दौड़ते थे, इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। क्रोकोडाइल्स वैसे तो बहुत आराम पसंद जीव होते हैं, बाहर लेटे रहते हैं, लेकिन अगर ये दौड़ने पे आए तो उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, राइट। तो ये अपने लेग्स से बाकायदा चेस करते थे और ये डायनासोर तक को मार देते थे, राइट। तो ये अपने आप में कितनी खतरनाक सी जानकारी है ना। मतलब ये सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि भाई ये अपने आप में आज के टाइम पे तो ठीक ही है, उस ज़माने में कितने खतरनाक रहे होंगे। फाइन, तो इसके साथ आ गए हम एंड पे, हमने कर लिए हमारे पूरे 75 फैक्ट, एनिमल फैक्ट्स, और अब आपको आई एम श्योर बहुत सारी जो आइडिया है वो लग गया होगा। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे थोड़ी सी सीरियस पढ़ाई कर रहे थे, अभी हमने जो पढ़ी है वो थोड़ी सी मस्त सी मज़ेदार सी चीज़ें पढ़ी हैं एनिमल किंगडम के बारे में, राइट। अब इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जैसे मैंने कहा कि भाई मैम मुझसे छूट गए होंगे, आपको पता होंगे, आप मुझे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब अगर ये फैक्ट्स जो हैं पूरे पढ़ने हैं तो आप पहले तो आप इसको पहले पूरा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यूज में, है ना। पढ़ाई का अपन का उद्देश्य क्या है, 2 चीज़ें, एक तो अपन फन, राइट, फन अपने साथ में, और दूसरा अपनी एजुकेशन, कि अपना जो एग्जाम अपन देने वाले हैं उसमें अपना कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, राइट। तो अपन ने दोनों ही चीज़ें कवर कर ली हैं। अब अगर आपको ये पढ़ना है तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है magnetbrains.com, राइट। उसमें आपको मालूम है कि आपको नीचे क्या करना है, आपको टॉप कोर्सेज के ऑप्शंस मिलेंगे। सारे कोर्सेज जो है हमारे यहाँ रन होते हैं केजी से लेके 12th तक, NTSC, ओलंपियाड, नीट, सारे है ना। कोई भी चीज़ है ऐसी जो आपको काम की और आपकी छूटेगी नहीं। अब जैसे ओलंपियाड है, ओलंपियाड आपने प्रेस किया, ओलंपियाड में आपको सारी ऑप्शंस जो हैं सामने मिल गए। इसमें आपको इंग्लिश ओलंपियाड मिल गया, आपको केमिस्ट्री का ओलंपियाड मिल गया, जो साइंस ओलंपियाड की बात हो रही है, मैथ्स ओलंपियाड मिल गया, और यहाँ आ जाता है अपना जीके ओलंपियाड। अब आपने जीके ओलंपियाड पे गए, वॉच नाउ का ऑप्शन है, ऑप्शन को प्रेस किया, ये इस तरह से पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपको सामने दिख जाएगा।
अब यहाँ पे क्या है हमारी वेबसाइट पे कि आपको जितना भी कंटेंट है वो बिल्कुल सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज मिलेगा, है ना। उसमें कहीं पे भी आपको रैंडम नहीं मिलेगा, बिल्कुल बुक वाइज, चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज। जैसे अपना तो सीधे सीधे अपन अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, राइट। अपन कंटेंट भी कर रहे हैं, अपन जो कंसेप्ट है वो भी कर रहे हैं, अपन जीके भी कर रहे हैं, अपन करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स भी। तो जितने वीडियोस आए हैं वो आपको सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे आए हैं, जैसे जैसे अपन ने किए हैं वैसे वैसे आपको मिल जाएंगे। तो ऑल यू नीड टू डू इज आपको पूरा स्क्रॉल करना है ऊपर, जो भी वीडियो आपको देखना है आप वो ओपन करेंगे, इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। जो भी पढ़ना है, जैसे 75 फैक्ट्स पढ़ रहे हैं अपन, आपको वही पढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे। कोई एक चीज़ अगर आप सोचें कि यार वो मैम ने वो डॉग के बारे में क्या बताया था, टेस्ट बड के बारे में, है ना, वो चीज़ अपनी मिस हो गई है, तो आप इसमें स्क्रॉल करेंगे, आपको मिल जाएगा वो डॉग के बारे में। आपने पढ़ा, आपको पूरा देखना है तो आप पूरा देखिए, नहीं देखना है आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो पे चले जाइए, राइट। तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब अभी तक तो इंग्लिश मीडियम जानकारी थी, अब आपको पूरी जानकारी, पूरे चैनल्स, पूरी पढ़ाई अच्छे तरीके से, अच्छे तरह से, वैसे ही सीक्वेंस ऑर्डर में, उसी तरह से A to Z जो है पूरी जानकारी आपको काहे में मिल जाएगी, आपको हिंदी में मिल जाएगी हमारे हिंदी के चैनल पे, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आ चुका है, हिंदी के जो माध्यम से जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। तो आपको कहीं से भी ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि अंग्रेज़ी मीडियम वालों के लिए तो सब कुछ मिलता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं मिलता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे अंग्रेज़ी मीडियम के बच्चों को मिलता है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया डेली ओलंपियाड का स्केड्यूल। कैसा है हमारा स्केड्यूल, आपको मालूम है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हफ्ते के शुरू के 3 दिन जो है हमारे वीडियोस आते हैं। सुबह 10 बजे से आना शुरू होता है, 10 बजे आता है आईईओ का, उसके बाद 1 बजे आता है आईएमओ यानी मैथ्स, फिर आता है 4 बजे एनएसओ यानी साइंस, और फिर शाम के 7 बजे आता है आईजीकेओ। इसके लिए आप प्रीमियर सर्च कर सकते हैं, है ना। तो जब भी कोई वीडियो आएगा आपको प्रीमियर ब्लिंक होने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कोई वीडियो चालू हो गया है, ठीक है। अब उसमें आपको हमारे YouTube के बारे में तो वहाँ पता है, YouTube पे प्रीमियर होगा हमारा वीडियो, आप उसको देखेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं, जो चाह रहे हैं, जिनको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो इस एग्ज़ाम के लिए अपियर करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको पूरी जानकारी मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और आपको और क्या करना है, आपको सिर्फ साथ साथ में जो भी हम चैप्टर्स या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते जाना है, ताकि एमसीक्यूज जब आएँ, है ना, जब हम उनके क्वेश्चंस सीरीज़ पे आएँ तो आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑलराइट, सो विद दैट नोट आई विल साइन ऑफ। टेक केयर, बी हैप्पी, बी वेरी रेगुलर विथ योर स्टडीज़ एंड स्टडी वेरी हार्ड। थैंक यू सो मच।